So, okay, Malik. Good evening, Malik. Basically, this is with respect to your Negotiable Instrument Act 1881 का revision. Okay, so I am doing a detailed revision, a conceptual with a conceptual clarity. Okay, it's not only a head point and main revision as such. Okay, क्योंकि Negotiable Instrument Act again थोड़ा सा बड़ा है, lengthy है, बट डेफिनेटली इट इज़ मच ईजियर. ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है. तो उसको अपन एक पॉइंट में धीरे धीरे अपन इस चीज़ को कवर करते हैं. टू बी वेरी प्रिसाइज, इसको अपन दो पार्ट में, इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. ओके, यहाँ पर जो अपने सेक्शंस है, वैसे ब्रेकअप सेक्शंस है, सारे सेक्शन सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 25 तक है. फिर बाद में इट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 40 टू 60. उसके बाद चालू होता है 80 से, सेक्शन से 80 से लेकर 98 तक अपने कवरेज है. उसके बाद 125 से लेकर 123 से लेकर 131 एंड लास्ट सेक्शन जो आता है 138 से लेकर 148 तक. तो ये सीरीज है सेक्शन की. तो यहाँ पर अपन ये वीडियो को, रिवीजन वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. ओके, पहला अपन जो यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं, ये सेक्शन 60 तक कवरेज है, कवर करने वाले हैं, यानी 60 तक कवर करने वाले, यानी ओके, यानी यहाँ पर वन सेक्शन मतलब 3 सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 25 तक कवरेज देंगे. वो होने के बाद 40 से लेकर 60 तक करेंगे. जितना अपना सिलेबस है उतना कवर हो जाएगा. 160 इज ओवर. इसके बाद इस वीडियो को ब्रेक दे दूंगा. इसके बाद दूसरा वीडियो पार्ट 2 वाला आ जाएगा, जो आपका 80 से लेकर ओके, जो 80 से कहानी जो चालू होगी, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 80 टू 98. उसके बाद जो आगे के सेक्शन है 123 टू 131 और उसके बाद 138 टू 148. ओके, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, तो तोड़ मालिक, लेट्स स्टार्ट विद योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. दिस इज बेसिकली सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन है कोई भी एक्ट में. ओके, तो यहाँ पर एज सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन नहीं है. ओके, मैं वो टेक्स्ट बुक यूज कर रहा हूँ जो है कि मॉड्यूल का बेस ही है. ओके, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वही पॉइंट है, मॉड्यूल का बेस ही यूज कर रहे हो. अगर आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो मॉड्यूल को यूज कर लीजिए, आप टेक्स्ट बुक यूज कर ले तो टेक्स्ट बुक यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एट द एंड ऑफ द कंटेंट सारे सेम है. बस इतना ही है कि यहाँ पर क्योंकि सीक्वेंस में सेक्शन नहीं है तो अपन थोड़ा आगे पीछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा पेज की जगह जो सेक्शन नंबर ऊपर नीचे होगा उसके साथ में आपको डिफरेंशिएट रखना पड़ेगा. डिफरेंशिएट मतलब मैं आपको बता दूंगा, ये आपके 2-4 पेज के बाद है, तो जैसे जैसे सेक्शन जाते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन है क्या. तो अगर ये आप देखोगे सेकंड पेज से ही चालू हो जाएगा. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज सच मैंने आपको बताया ये एक्ट डिफाइन नहीं करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेकिन सेक्शन 13 आपको बताता है, सेक्शन 13 बताता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें आती है मालिक. 3 चीजें कौन सी आती है, तो ये लोग बोलते हैं सबसे पहले आते हैं ओके, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट, दूसरा आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड तीसरा आता है चेक. मैंने जानबूझकर ये 3 नाम इस सीक्वेंस में लिया है क्योंकि प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन आपके लिए, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन होगा आपके लिए 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन होगा 5 एंड चेक का सेक्शन होगा 6. ओके, दिस आर द 3 सेक्शन नीड टू बी टेकन केयर. तो 4, 5, 6 आपके लिए तीनों कॉन्सेप्ट कवर करेंगे. ओके, दैट इज प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. ओके, ये लोग बोलते हैं दीज आर पेएबल आइदर टू द ऑर्डर और टू द बेरर, यानी या तो ये इनका ऑर्डर पे बात पे किया जाएगा या बेरर पे किया जाएगा. सर दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है, तो आपको मैं बता दूं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बेरर इंस्ट्रूमेंट, इसको भी आगे डिफाइन किया हुआ है, बट नेवरदलेस सेक्शन 13 ही इसी चीज को अपन आगे लेके जा सकते हैं. सेक्शन 13 आपको बताता है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को निगोशिएट किया हुआ है, वो उसके ऑर्डर को भी आगे निगोशिएट कर सकता है. दैट इज कॉल्ड वेयर द वर्ड कॉल्ड एंडोर्सर एंड एंडोर्सी कम इनटू पिक्चर. यानी मैंने अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया है तो ये आप इंस्ट्रूमेंट आगे दोगे तो आप बन जाओगे एंडोर्सर और आगे वाला बन जाएगा एंडोर्सी. दैट इज कॉल्ड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के कंटेक्स्ट में एंडोर्सर और एंडोर्सी होना जरूरी है, इसको बोलते हैं अपन एंडोर्समेंट. तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होता है. क्या होता है बेटा, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. सर एंडोर्समेंट का मतलब ओके, यानी मैंने जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है वो साइन करेगा और वो बोलेगा कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं किसी और आगे को इशू करूंगा. ओके, एग्जांपल मैंने प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ है, मैंने प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ है मिस्टर ए को. अब मिस्टर ए बोलता है ये इंस्ट्रूमेंट मैं निगोशिएट कर रहा हूं मिस्टर बी को, यानी ये मिस्टर बी को जब दिया जाएगा तो वो लिखेगा ओके बी टू ऑर्डर, और उसमें साइन कौन करेगा, ओके दैट विल बी डन बाय ए. यानी ऑलरेडी अमित ताते ने साइन किया था जो कि मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट था, उसने निगोशिएबल दिया हो कि किसको, ए को, ए ने आगे निगोशिएट किया. ओके, ये होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जहां पर निगोशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोर्समेंट. बट खाली एंडोर्समेंट जरूरी नहीं है, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी चाहिए, ये ध्यान रखना. और एक होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट. बेरर इंस्ट्रूमेंट मतलब कहीं ना कहीं आपको ध्यान में आना चाहिए ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट होता है. ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एंडोर्समेंट, देयर इज ओनली कांसेप्ट ऑफ डिलीवरी. यानी ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट को खाली क्या करना है, डिलीवरी करनी है. यानी एग्जांपल आप समझना शुरू करो. ओके, अगर मैंने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, ए को दिया और मैंने ब्लैंक रखा, ओके उस पर लिखा ही नहीं है पे टू ए, पे टू ब्लैंक रखा है. अब ए जब बी को देगा तो वापस ए की साइन की जरूरत ही नहीं है. रीजन सिंपल है, क्योंकि यहां पर ब्लैंक रखा हुआ है, बी का नाम अपने आप फिल कर लेगा और बी उसको क्लेम कर सकता
सकता है. दैट इज हाउ द थिंग्स गोज हेड. दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेक्शन 13. तो सेक्शन 13 का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हुआ और आपको ये समझ में आ गया कि सेक्शन 13 में अपने को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं वो समझाया और उसके साथ में दो इंस्ट्रूमेंट अपने को डिस्कस करने थे. एक है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक है आपके लिए बेरर इंस्ट्रूमेंट. तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आगे कैसे निगोशिएट होता है, दैट इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी. और बेरर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट कैसे होता है, ओनली बाय मेरिट डिलीवरी. सर ये सेक्शन 13 के साथ किसने बताया हुआ है, सेक्शन 14 ने बताया. तो सेक्शन 14 क्या डिफाइन करता है, सेक्शन 14 निगोशिएशन डिफाइन करता है. अब याद रखना इधर निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, निगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग. निगोशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट, यानी अपन डिबेट कर रहे हैं, सस्ता तोल भाव कर रहे हैं, प्राइस का तोल भाव कर रहे हैं, ये कवर नहीं होता है. तो सेक्शन 14 क्या कवर करता है, सेक्शन 14 कवर करता है निगोशिएट करना. निगोशिएट करना मतलब क्या है, ट्रांसफर करना. ट्रांसफर करना, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ट्रांसफर किया जाता है उसको निगोशिएट बोला जाता है. व्हेन वी डिस्कस अबाउट निगोशिएशन तो याद रखना कभी भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होता है, दो चीजों से, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. और बेरर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होता है, डिलीवरी. ये किसने बताया, सेक्शन 14 ने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. और आगे ये और सेक्शन कवर करता है, दैट इज 45, 46, 47, मतलब वो डिलीवरी के पॉइंट पे. बट नेवरदलेस विल डिस्कस लेटर ऑन. बट टू द एक्सटेंट अभी के लिए ध्यान रखिए सेक्शन 13 और सेक्शन 14 अपन ने कवर किया हुआ है. सेक्शन 13 बोलता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन नहीं है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है. सेक्शन 14 बोलता है निगोशिएट मतलब क्या, निगोशिएट मतलब ट्रांसफर करना. और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रहा तो निगोशिएट कैसे होगा, और बेरर इंस्ट्रूमेंट रहा तो निगोशिएट कैसे होगा. भारत माता की जय. एवरीबॉडी क्लियर मालिक. ये होने के बाद ऑल टुगेदर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दिए हुए हैं, पर ये कैरेक्टरिस्टिक देखने की जरूरत नहीं है. रीजन सिंपल है, क्योंकि आगे जब सेक्शन 4, 5, 6 आप पढ़ोगे, 4, 5, 6 किसके लिए था, अभी मैंने बताया प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ओके आपके लिए आ जाएगा चेक के लिए. तो 4, 5, 6 जब आप पढ़ोगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, कैरेक्टर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, कैरेक्टर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैरेक्टर्स ऑफ चेक, वो जब दिए हुए उसी चीज को अपन कवर करेंगे. तो उसी के कॉन्सेप्ट में ऑल टुगेदर ये कवर हो जाएगा. तो एसेंशियल कैरेक्टर्स आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, ओके, क्योंकि ऑल टुगेदर आपके इंडिविजुअल में मिल जाएगा. ओके, और एक कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है प्रिजम्पशंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये सेक्शन 118 में कवर है. यानी जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओके कभी डिस्कस किया जाएगा, कुछ इश्यूज आए और कोर्ट ऑफ लॉ में ये कुछ डिस्कस करने आया मतलब कुछ डिबेटिंग पॉइंट है. देखो अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो चुका है और डिलीवरी हो चुकी है, पेमेंट हो चुका है, एवरीथिंग हो चुका है, तो ये डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन बाई चांस निगोशिएटिव इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है. डिसऑनर हुआ है ओके, डिसऑनर का रीजन क्या है ओके, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अपन सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. सेक्शन 90 के बाद वाले पॉइंट में आता है. 90s वाले में अपन देखेंगे डिसऑनर का क्या कॉन्सेप्ट है. लेकिन जब अगर डिसऑनर हुआ तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, दैट इज सेक्शन 118. ओके, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, सबसे पहला पॉइंट, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है वो कंसिडरेशन के लिए बना है. ये तो लॉजिक समझ में आना चाहिए. सेकंड पॉइंट, एज टू डेट, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो डेट लिखा है उसी डेट पे वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है, ये माना जाएगा. तीसरा सिनेरियो, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. अब ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, आपको समझना जरूरी है. प्रॉमिसरी नोट कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता. प्रॉमिसरी नोट मेकर होता है और पेई होता है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको मालूम है ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेंस का जरूरी है, चेक के लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है. चेक में भी ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है. ड्रॉवर कौन है, जिसने चेक बनाया. ड्रॉई कौन है, जो बैंक है जिसके ऊपर चेक बनाया. और पेई कौन है, जिसको ये बैंक पेमेंट करने वाली है. दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉई. बट हियर ड्रॉई इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेक, इवन इफ 3 पार्टीज आर देयर. ओके, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है चेक के अंदर. सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही एक्सेप्टेंस की जरूरत है. इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो एप्लीकेबल होता है वो काय के लिए, ये प्रिजम्पशन जो एप्लीकेबल होता है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए. तो ये बोला जाएगा है कि जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो आपको अगर डिसऑनर हुआ है, जो भी हुआ है, ये एक्सेप्ट किया गया है. एक्सेप्ट कब किया गया है, मैच्योरिटी के पहले. ये एजम्पशन लिया हुआ है. तो पहले 3 एजम्पशन मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर है. पहला, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के लिए बना है, उसके ऊपर जो डेट लिखी है उसी डेट पे बना हुआ है. तीसरा पॉइंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाई मैच्योरिटी के पहले एक्सेप्ट हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ये टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप निगोशिएट कर रहे हो वो मैच्योरिटी के पहले ट्रांसफर किया गया है. भारत माता की जय. एवरीबॉडी क्लियर मालिक. उसके बाद अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किस तरह से निगोशिएट किया होगा, जिस सीक्वेंस में नाम दिए गए होंगे उसी सीक्वेंस में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट किया जाएगा. एग्जांपल अगर आपको याद होगा, ओके एग्जांपल मैंने निगोशिएट किया ए को, ए ने निगोशिएट किया बी को. ओके, ए क्या बन गया, एंडोर्सर, और बी क्या बन गया, एंडोर्सी. अब ए बी बिकम ए लास्ट पेई. ओके, अब बी निगोशिएट करता है सी को. अब जब बी निगोशिएट करेगा सी को, वो क्या लिखेगा, सी को दो और बी अपनी साइन करेगा. तो ये क्या बन गया, बी क्या बन गया अभी, एंडोर्सर, और सी क्या बन गया, एंडोर्सी. अभी आगे सी किसको देगा, डी को. अब सी क्या बन गया, एंडोर्सर, और डी क्या बन गया, एंडोर्सी. ओके, यानी ये माना जाएगा जिस सीक्वेंस में जो साइन जारी है एंडोर्सर और एंडोर्सी की, उसी सीक्वेंस में ये निगोशिएट हुआ है. ओके, अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट. मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक. ओके, याद रखना डिलीवरी, अगर खाली डिलीवरी से निगोशिएट हो रहा है, यानी एग्जांपल बेरर इंस्ट्रूमेंट, ये एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये खाली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को होता है. उसके अलावा स्टैंप होना जरूरी है. स्टैंप बरोबर प्रॉपरली स्टैंप है, ये माना जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट है. और याद रखना जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है या जो भी है वो स्टैंप किया गया है. यहां पर इन्होंने चेक लिखा हुआ है. आई डोंट नो व्हाई द मॉड्यूल हैज गिवन
द चेक, क्योंकि चेक पे कभी स्टैम्प की जरूरत नहीं होती है, आपको ऑलरेडी पता है। ओके ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट नीड टू बी स्टैम्प, वो इंडियन स्टैम्प लगता है ना, वो स्टैम्प की जरूरत होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसके भी हाथ में होगा वो हम उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स मानेंगे, वो होल्डर माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, ये सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं, 15 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या कवर करता है। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से प्रिजम्पशन समझ में आया। पर मैंने आपको ये बता दिया प्रिजम्पशन कब माना जाएगा, जब भी कोई कोर्ट केस में कोई केस कोर्ट में आएगा तो कोर्ट पहले से ये प्रिजम्पशन कर रही है, ये ऑलरेडी प्रिज्यूम है। तो अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ था। एग्जांपल, ओके, ऑल टुगेदर अगर डेट एज टू डेट, यानी इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखा है वो डेट था जिस दिन ड्रॉ किया था, वो डेट नहीं है, दूसरी डेट है, आप प्रूव करो वो दूसरी डेट पे बना हुआ था। ओके, समझ में आ रहा है मालिक? और नहीं समझ में आया तो ये ऑल टुगेदर डिसऑर्डर के टाइम पे देख लेंगे, लेकिन ये प्रिजम्पशन याद रखना। पर ये प्रिजम्पशन कब होगा? प्रिजम्पशन कोर्ट में कोर्ट ऑलरेडी प्रिज्यूम करेगी और आपको प्रूव करना होगा कि ये प्रिजम्पशन गलत है, और उसके हिसाब से फिर कोर्ट सुनवाई कर सकती है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। बट सेक्शन 118 प्रिजम्पशन क्या क्या बोलता है, तो एकदम इजी प्रिजम्पशन है। सबसे पहले कंसिडरेशन के लिए है, डेट के लिए है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बॉट एक्सेप्ट किया हुआ मैच्योरिटी के पहले, उसके अलावा बॉस टाइम ऑफ ट्रांसफर क्या माना जाएगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट की सीक्वेंस की मानी बात की हुई है, उसके बाद स्टैंप होनी चाहिए, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो भी पॉइंट है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। होल्डर है, होल्डर हेडिंग है, होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इन होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, ये डिस्कशन लेटर ऑन देखेंगे। भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर? तो अभी तक सेक्शन 118 कवर किया, पर 118 अपन सेपरेटली देख सकते हैं, उसको सेपरेटली याद रख सकते हो, लेकिन अभी तक मैं बात करता हूं सेक्शन 13 और सेक्शन 14 की कवरेज हो चुकी है। सेक्शन 13 सेक्शन 14 के बाद अभी अपन सीक्वेंशियली जा रहे हैं, और यहां पर थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, लेकिन मैं सीक्वेंशियली कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 4 की। तो मैंने आपको क्या बताया, 4, 5, 6 याद रखिए। 4 किसके लिए है? प्रॉमिसरी नोट के लिए। 5 किसके लिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। 6 किसके लिए? ओके, चेक के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 4th की, प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट क्या आ जाएगा? प्रॉमिसरी नोट मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेकर होता है और पेई होता है, दो ही बंदे होते हैं, और मेकर प्रॉमिस करता है टू पे के बस ये दिन पे ये अमाउंट अब मैं आपको पैसे दूंगा। दिस इज कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। ओके, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, ये अपने लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बना पाओगे, देख सकते हो आप रिवीजन, मतलब रिवीजन में अपन ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ पार्टीज है जो आपका क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। तो दो सवाल अपन सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट कितनी होती है, और दूसरा पॉइंट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ये दोनों डिस्कशन पॉइंट अपने लिए बन जाता है। तो फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं मालिक, और ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और याद रखना, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगा तो ये ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और चेक में कॉन्सेप्चुअली मैच होने वाले हैं। तो ऑल टुगेदर जो एग्जांपल आप इधर सुन रहे हो वही एग्जांपल आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में लगाओगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की पार्टी। कितने पार्टीज है मालिक? 2 पार्टीज है, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, मेकर इज द पर्सन हु मेक्स ए प्रॉमिसरी नोट, जो प्रॉमिस टू पे बोलता है, और दूसरा होता है पेई, जिसको ये प्रॉमिसरी नोट दिया गया है। मेरे को बता दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर होता है, ओके, ड्रॉ ही होता है, और पेई होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ओके, जो ड्रॉवर और ड्रॉई होता है इसमें अलग कॉन्सेप्ट होता है, और प्रॉमिसरी नोट में मेकर एंड पेई होता है। तो जो मेकर होता है ना मालिक, वो मेकर ही ड्रॉवर और प्रॉमिसरी नोट माना जाता है। ओके, प्रॉमिसरी नोट का जो मेकर है, तो यूजुअली अगर मैं कौन से बोलूं, अगर मेरा कोई, अगर यहां पर जो बात करते हैं, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टू थिंग्स एंड दिस टू थिंग्स, ओके, प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला प्रॉमिस टू पे करता है, यहां पर ड्रॉवर प्रॉमिस टू पे नहीं करता है, ड्रॉवर बोलता है ड्रॉई, ओके, मुझे पे करेगा या मेरे पेई को पे करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यानी ड्रॉवर सेज, ओके, आफ्टर 4 मंथ्स ड्रॉई, ओके, जिसका नाम लिखा होगा, ही विल पे टू ड्रॉवर और पेई, आइदर उसका नाम खुद का होगा या पेई का नाम डाला होगा अलग से नाम, तो उसको पे किया जाएगा। दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यूजुअली इसमें 2 पार्टी होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? 3 पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ओके, तो सर चेक में कितनी पार्टी होती है? चेक में भी 3 पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। फर्क इतना होता है चेक में हमेशा ड्रॉई बैंक होता है, दैट्स इट, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। यानी चेक इज आल्सो ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट द ड्रॉई इज ए बैंक, दैट्स इट। भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, तो अब कहानी यहां पर आती है, जब यहां पर प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, ये दोनों साथ में क्यों डिस्कस किए मैंने? इसीलिए क्योंकि प्रॉमिसरी नोट को देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको प्रॉमिस टू पे है, यानी जो देने वाला बंदा है पैसा, वो ही प्रॉमिसरी नोट बनाएगा। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पैसा देने वाला है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पैसा लेने वाला है वो बनाता है। किसके ऊपर? जो पैसा देने वाला है, इसीलिए बिल्स को एक्सेप्ट करना जरूरी है। ओके, तो भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर? तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 की कहानी में यही पॉइंट है, और सेक्शन 6 से चेक बोलता है चेक इज नथिंग बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पार्टीज मेरे ख्याल से तीनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं कि तीनों कॉन्सेप्ट पे पार्टीज क्या होगी। तो पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ
एक्सचेंज एंड पार्टीज ऑफ चेक। आई डू थिंक कॉन्सेप्चुअली क्लियर है मालिक। तो तीनों केसेस में पार्टीज क्या है, दो पार्टीज, तीन पार्टीज और उधर भी तीन पार्टीज। खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस क्या है, जो ड्रॉई होगा वो हमेशा बैंक होगा चेक के केस में। ओके, ये होने के बाद एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला पॉइंट आपका प्रॉमिसरी नोट हो। अभी प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं, फिर बिल्स पे जाएंगे, फिर चेक पे जाएंगे। आपका जो प्रॉमिसरी नोट है वो राइटिंग में होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये तो क्लियर ही होना चाहिए आपको। ओरल प्रॉमिस नहीं चलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को इधर लॉजिक मत लगाना, नेगोशिएबल बोलता है, ओरल प्रॉमिस नहीं। ओरल प्रॉमिस निगोशिएट कैसे करोगे, तो ये रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। ओके मालिक, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे मतलब क्या, ओके क्लियर कट लिखना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे। मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट विल नॉट वर्क। यानी अगर मैं इधर लिख देता हूं आई ओ, ओके आई ओ मिस्टर ए 5000, ओके मिस्टर ए 5000, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा क्योंकि यहां पर कहीं पर भी प्रॉमिस टू पे नहीं लिखा है। हां, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं, ओके आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए, देन इट इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। ये भी लॉजिक सबको ध्यान में रखना चाहिए। याद रखना, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने आपको बताया ना, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सबके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, कोई भी प्रॉमिस टू पे होना चाहिए वो डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कंडीशनल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, कोई कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, ओके आई प्रॉमिस टू पे ए, ओके इफ ही मैरीज बी, अगर वो बी से शादी करेगा तो मैं उसको ए को 5000 रुपए दूंगा। ये कंडीशनल है क्योंकि बी की शादी ए से हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ओके, तो याद रखना प्रॉमिस शुड बी अनकंडीशनल। लेकिन एक लाइन इसमें ऐड की हुई है, अगर ये कंडीशन ऐसी है जो होने ही वाली है, ओके इन रियल लाइफ ये होने ही वाली है, तो ये प्रॉमिस टू पे चलेगा। यानी एग्जांपल मैं बोलता हूं, आई प्रॉमिस टू पे ए इफ जेड डाइज। ओके, अभी यहां पर बी डाइज, बी मर जाएगा तो मैं ए को पैसा दूंगा 5000 रुपए। ओके, अब यहां पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी बी तो मरने वाला है ना मालिक, तो ये चल जाएगा, ये अनकंडीशनल ही माना जाएगा क्योंकि ये रूटीन लाइफ में आपको ये समझना है। ओके, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड में ये बाउंड टू हैपन है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो याद रखना प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल नहीं हो, अनकंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनकाइंड में अगर ये बाउंड टू हैपन है तो हमें चलेगा। ओके, प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय मेकर। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जब तक साइन नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट कवर नहीं करेगा। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, आई प्रॉमिस टू पे ए, ओके अ ब्लैक हॉर्स, नहीं चलेगा। ओके, आई प्रॉमिस टू पे 5000 रुपीज टू ए, ओके दैट इज चल जाएगा। प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट ओनली, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन स्पेसिफिक होना चाहिए, अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे ए ऑल द अमाउंट विच ए ओज मी और आई ओ टू ए, व्हाटएवर। ओके, जैसा लिख रहा हूं, ओके चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, अमाउंट क्लियर कट बताइए, स्पेसिफिक बताइए। आई प्रॉमिस टू पे 5000 रुपीज, ये क्लियर कट बताना जरूरी है। एवरीबॉडी क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। ओके, जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर है और जो पेई है वो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। एक चीज याद रखना, एमसीक्यू कंटेक्स्ट में आ सकता है, याद रखना प्रॉमिसरी नोट ओके कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर। अभी अपन थोड़ी देर पहले क्या समझा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट। तो प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर, यानी प्रॉमिसरी नोट हमेशा क्या हो सकता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सर इसको किसने रोका? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने रोका, सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट ने रोका। क्योंकि अगर प्रॉमिसरी नोट अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, अगर अपन प्रॉमिसरी नोट इशू करें और वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, ओके मां कसम वो आपका नोट बन जाएगा, बैंक नोट या करेंसी नोट बन जाएगा, 500 रुपए का नोट या 1 रुपए का नोट जो भी होगा वो बन जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए ध्यान रखना। ओके, लॉजिक प्रॉमिसरी नोट और बैंक नोट, मतलब प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, और इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता, लेकिन उसमें ऑन डिमांड का कॉन्सेप्ट है। तो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे तब बताऊंगा। लेकिन याद रखना, ओके एक चीज क्लियर कट याद रखना, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पर किसने रोका? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने नहीं रोका। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है भाई यार तुम ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाओ, बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, लेकिन सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट बोलता है ओ भाई बेरर इंस्ट्रूमेंट मत बना देना प्रॉमिसरी नोट, नहीं तो मालूम पड़ा वो नोट बन जाएगी। ओके, तो आप ऐसा बेरर इंस्ट्रूमेंट में नहीं बना सकते। तो सर इसका मतलब प्रॉमिसरी नोट जो अपन बना सकते हैं वो कौन सी बना सकते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ओनली। आत्मा क्लियर? ओके, ये होने के बाद है स्टैंपिंग होना चाहिए। भारत माता की जय। मेरे को नहीं लगता है इसके बाद आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। ये सारा कॉन्सेप्ट सबके लिए क्लियर है? भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, मेरे को लग रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट आपका एग्जांपल ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर रखना है। सर ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से सेक्शन में रखना है? सेक्शन 4 में रखना है। सेक्शन 4 के बाद आता है सेक्शन 5, यानी किसके लिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मैंने आपको बताया 3 पार्टीज होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉवर बनाता है, ड्रॉई पे बनाता है, और ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद वो पेई को पैसे देगा। दिस इज हाउ द कांसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्क। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज है? 3 पार्टीज है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। सर क्या ड्रॉई एंड पेई, ड्रॉवर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन? आंसर इज यस। आई ड्रॉ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके आई ड्रॉ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके टू पे दिस मच अमाउंट टू मी। आंसर इज यस। ओके, हो सकता है क्या मैं किसी और को भी देने को बोल सकता हूं? आंसर इज यस। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ड्रॉवर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हां, डोंट टेल मी ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अगर ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन ना, तो इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। भारत माता की जंपे ध्यान रखना, ड्रॉवर एंड ड्रॉई सेम पर्सन नहीं हो सकता। हां, ड्रॉवर एंड पेई सेम पर्सन हो सकता है। तोड़ मालिक ध्यान में आता है। ओके, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
ओके, सिमिलर सिनारियो, आपको सेम लॉजिक याद रखना है जो प्रोमिसरी नोट में मैंने एग्जांपल दिया है, वापस रिटर्न जाके देख लीजिए। ओके, एनीवे ये ओपन लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होना चाहिए। ओके, यहां पर डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, यहां पर साइन होना चाहिए, ड्रॉवर ड्रॉई पे, ये सर्टन होने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, ऑल थ्री पार्टीज मे नॉट बी नेसेसरली डिफरेंट पर्सन, ओनली वन कैन प्ले ए रोल ऑफ टू, बट देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पर्सन। ये आपको मैंने बताया ना, दो जन तो अलग अलग होने चाहिए, जिसमें कौन हो सकता है अलग अलग, ड्रॉवर एंड ड्रॉई, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये ध्यान रखिए। ओके, अब मेरे को बताओ प्रोमिसरी नोट क्या अपन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे? आंसर यस। क्या बेरर बना सकते हैं? नहीं। उसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते, लेकिन बेरर कौन सा? बेरर पेबल ऑन डिमांड, डिमांड वाला नहीं बना सकते। ओके, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट आप जो बनाओगे वो याद रखना डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, यानी बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब बेरर यानी बाद में वो चेंज होता है, उसको एंडोर्स किया जाता है तो चल जाता है, लेकिन बेरर इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अब डिमांड और जब मैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जब डिमांड की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आपको टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि अपन सेक्शन 18, 19, 20, 21 में डिस्कस करेंगे। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है और एक टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट मेन डिस्कशन अपन तभी करेंगे थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद। ओके, पर डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब मैंने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया और मुझे पैसा आपको अभी का भी देना पड़ेगा जब इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया। टाइम इंस्ट्रूमेंट मैंने बोला 3 महीने के बाद ही देना आपको पैसे, तो अब मैं 3 महीने के बाद आपको जब प्रेजेंट करूंगा तब आपको पैसे देने हैं। ओके, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बन सकता। ओके, ये 3 याद रखना। एग्जांपल चेक है, अब जब मैंने चेक दिया हुआ है, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है मालिक, ये पॉइंट क्लियर है सबको, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड 3 महीने तक आप कभी भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो ना, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो गया। टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब इतना महीने होने के बाद, उसके बाद ही आप प्रेजेंट करना, तब तक आप प्रेजेंट मत करना। दिस इज कॉल्ड अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखना। ओके, अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और वो बेरर बना रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन डिमांड इंस्ट्रूमेंट बेरर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बन सकता। जबकि अगर मैं प्रॉमिसरी नोट बनता, बोल रहा हूं प्रॉमिसरी नोट जिंदगी में आप बेरर नहीं बना सकते, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो या ऑर्डर टाइम इंस्ट्रूमेंट हो या डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ओके, बेरर इंस्ट्रूमेंट विच इज अ कौन सा वाला पॉइंट? डिमांड, डिमांड बेसिस पे। यानी अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो टाइम बेसिस पे प्रेजेंट किया जाएगा, यानी एग्जांपल आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर, और ये बेरर है, बेरर मतलब नाम नहीं लिखा है किसी का भी। ओके, चल जाएगा क्या? आंसर इज यस। ओके, क्योंकि सेक्शन 31 जो रोक रहा था वो सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन सा रोक रहा है? सेक्शन 31 बोलता है। और सेक्शन 31 किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नहीं, आरबीआई एक्ट का। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड। आत्मा क्लियर है? ओके, ये होने के बाद सम मस्ट बी सर्टन, ऑर्डर मस्ट बी पेड टू मनी ओनली एंड इट मस्ट बी स्टैम्प। ये ऑलमोस्ट ऊपर के सिमिलर है। तो सर फर्क क्या हुआ? उसमें से सब ऊपर से 2 फर्क होता है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, ऑर्डर टू पे होता है, और प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? प्रॉमिस टू पे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा पॉइंट है, ऊपर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट और इधर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट का डिफरेंस क्या है? ऊपर अपन बेरर इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं सकते, इधर बेरर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, लेकिन टाइम वाला डिमांड वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। भारत माता की जय। क्लोज कर मालिक। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस है, जिसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है। मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर जो मैंने आपको बताया वही है। पहला पॉइंट डेफिनेशन कवर किया हुआ है, मेरे ख्याल से क्लियर आ जाता है। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिस टू पे होता है, यहां पर ऑर्डर फॉर मेकिंग होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पार्टीज 3 पार्टीज होती है, इधर 2 पार्टीज होती है, ये भी आपको मालूम है। ओके, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, ये भी आपको मालूम है। पेएबल टू बेरर जो मैंने अभी आपको समझाया, ये पेएबल टू बेरर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, वो पेएबल टू बेरर टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। आत्मा क्लियर है? यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेरर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, यस, ओनली फॉर टाइम, नॉट फॉर डिमांड। ओके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आता है चेक के ऊपर। मालिक चेक क्या होता है? चेक भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, यानी ऑल टुगेदर आपको मालूम होना चाहिए 3 पार्टीज है। 3 पार्टीज कौन सी होती है? 3 पार्टीज आपके लिए ऑल टुगेदर सेम लॉजिक है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। ओके, आत्मा क्लियर है? यहां पर सिर्फ फर्क क्या है, जो ड्रॉई है वो कौन है? यहां पर बैंक है। ओके, दैट इज ओनली डिफरेंस इन चेक का कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं चेक के। जब बात करते हैं तो चेक के इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, याद रखना। चेक का डेफिनेशन मैं जानबूझकर रीड करूंगा क्योंकि इसमें दो चीज का डिस्कशन होगा। ओके, चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। ओके, चेक कैन नेवर बी टाइम इंस्ट्रूमेंट। आत्मा क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान रखना। एंड इट इंक्लूड्स यानी चेक के साथ में क्या इंक्लूड होता है? इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी यहां पर 2 चीज इंक्लूड की गई है। ओके, जो ट्रंकेटेड चेक है ओके और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के चेक है, वो दोनों इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब सवाल आता है सर ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक ऐसा है जहां पर मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड बैंक ने दे दिया और मैं चेक ऑनलाइन बनाता हूं, यानी फिजिकली साइन नहीं करता, मैं ऑनलाइन चेक बनाता हूं, ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और ऑनलाइन के थ्रू यूजर आईडी पास मैं डिजिटल सिग्नेचर लगाऊंगा और उसके बाद चेक प्रोसेस होगा किसी के नाम का। ओके, तो वो भी चेक ओके चेक के डेफिनेशन में कवर होगा। और ट्रंकेटेड चेक मतलब क्या होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, जब मैं कोई चेक बनाता हूं, ओके एग्जांपल है, ओके यहां पर ए ने चेक बनाया, बी को चेक दिया। अब ए ने जब बी को चेक दिया, ए का चेक था एचडीएफसी बैंक का,
ओके, यानी ए ने जो चेक बनाया था उसका जो पे ड्रॉई था वो एचडीएफसी बैंक है, और बी का जो बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। ओके, ये समझने की कोशिश करो। अब यहां पर क्या होता है, ए जब चेक देगा बी को, बी किधर प्रेजेंट करेगा, बी किस में, कौन से बैंक में डिपॉजिट करेगा, आईसीआई में डिपॉजिट करेगा। आईसीआईसीआई किसको दिखाएगा, एचडीएफसी। लेकिन आईसीआईसीआई क्या करता है, इशूइंग हाउस को चेक देता है पहले। इशूइंग हाउस यानी जो एक इशूइंग हाउस से ज्यादा क्लियरिंग हाउस लेते हैं, इसको नाम क्लियरिंग हाउस को चेक देता है। क्लियरिंग हाउस, इशूइंग हाउस नहीं, क्लियरिंग हाउस को ये चेक देगा, और क्लियरिंग हाउस फिर एचडीएफसी को प्रेजेंट करेगी, एचडीएफसी पेमेंट करेगा क्लियरिंग हाउस और सेटल करेगा। इस तरह से काम होगा। तो जब ये चेक, ओके, आपने चेक बी ने डिपॉजिट किया किसमें, आईसीआईसीआई में, तो ये चेक हो सकता है ये फिजिकली क्लियरिंग हाउस के पास जाए या फिजिकली एचडीएफसी बैंक के पास जाए, या ऐसा हो सकता है जो आईसीआईसीआई बैंक है उसका चेक का फोटो निकालेगी, और फोटो निकालने के बाद क्लियरिंग हाउस को भेजेगी, और उसके बाद एचडीएफसी को भेजेगी। आत्मा क्लियर है? ओके, ऐसा हुआ। ये जो फोटो जाएगा उसको ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। कौन सा चेक बोलते हैं मालिक? ट्रंकेटेड, यानी चेक फट चुका है, उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज ट्रांसमिट हो रहा है। वो ट्रंकेटेड चेक भी इस चेक के डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि एक बार चेक फट गया और बाई चांस बाद में डिसऑनर हुआ तो सामने वाला बोलेगा अरे यार चेक तो मैंने दिया था पर वो फटा हुआ चेक है, किधर चेक है मेरे को बताओ। ओके, तो डिसऑनर हुआ तो मैं डिसऑनर का सेक्शन कैसे लगाओगे? इसीलिए सेक्शन ने बोला कि भाई फटा हुआ चेक हो गया, उसका इमेज जो बनेगा ना वो हमारे लिए चेक माना जाएगा। ओके, एक पॉइंट डिस्कशन का आता है कि सर इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक में डिफरेंस क्या है? ओके, इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक में चेक फिजिकली पहले बनता है। ओके, मेरे पास पेपर नहीं है, फिजिकली चेक पहले बनता है और उसके बाद उसका इमेज बनता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक पहले से ही पेपरलेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनता है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यही आगे आपको नीचे दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है, ट्रंकेटेड चेक क्या है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? और सर इस चेक को ट्रंकेट कौन करेगा, यानी फाड़ेगा कौन, फाड़ेगा कौन, इमेज कौन आगे भेजेगा? सर ये आईसीआईसीआई बैंक भेज सकती है, क्लियरिंग हाउस भेज सकता है, एचडीएफसी बैंक, जो भी है। ओके, कोई ना कोई इसमें से एक फाड़ देगा और उसकी इमेज यूज करेगा। यूजुअली आईसीआईसीआई बैंक नहीं तो क्लियरिंग हाउस ये काम करती है। ओके, दैट इज ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड मतलब फट चुका है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए और एक पॉइंट था, पार्टीज ऑफ चेक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके साथ था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। तो मालिक याद रखना, कैरेक्टर ऑफ चेक में लॉजिकली ज्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के होंगे। लेकिन फर्क क्या होगा मेरे को बताओ, चेक किस पे बना हुआ है, एक बैंकर पे बना हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक क्या है, पेबल ऑन डिमांड है। ओके, भारत माता की जय। तोड़ मालिक, झेपा मालिक, यही दो एडिशनल फीचर्स है जो आपको ध्यान रखना है कंपेयर टू अर्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट्स इट। तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है चेक की। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 4, 5, 6 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसके बाद अगर आप पैरा नंबर 6 देखोगे आपके मॉड्यूल में या टेक्स्ट बुक में, तो ये क्रॉसिंग ऑफ चेक है, सेक्शन 123 से 131। ये अपन बाद में सेकंड वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो पैरा नंबर 6 को। ओके, इसके बाद आप जब आगे जाओगे, ओके, पैरा नंबर 7 पे आओ, यहां से अपन डिस्कशन करते हैं। ओके, सेक्शन 7, सेक्शन आगे वाला सेक्शन को। तो सेक्शन 7 जो चालू होता है, 4, 5, 6 अपन खत्म कर चुके हैं, 13 और 14 में समझा चुका हूं। ओके, अब आते हैं 7 वाला पॉइंट। ओके, 7 और 7 दो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। सर यहां पर कौन होगा, एक होगा एक्सेप्टर और एक होगा एक्सेप्ट फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर, तो ये मैं दो सिंपल से कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। ओके, मालिक समझ करो, यहां पर आपने बिल मुझे बना, मेरे ऊपर ड्रॉ किया, आपने बिल मेरे ऊपर ड्रॉ किया। एक लेट टेक एन एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल है। ओके, यहां पर शशांक है, शशांक ने बिल मेरे ऊपर ड्रॉ किया और मुझे बोला गया कि भाई उमेश को पे करो। ओके, शशांक है, बिल मेरे ऊपर ड्रॉ किया और उमेश को पे करो। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। ओके, अब यहां पर ओके ऑल टुगेदर मैं ये मेरे ये दोनों बंदे के मतलब जो भी नाम ले रहा हूं मैं, थोड़ी सी मेरी जो अपने फर्स्ट बैच ऑफ लॉ वाली थी इंटरमीडिएट की, तोड़ उनके नाम को यूज कर रहा हूं मालिक। तो भाई यार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, केस मत करना मेरे ऊपर, कुछ ऐसा केस मत करना तुम लोग के जिसके नाम यूज कर रहा हो, बट टू द एक्सटेंट। ओके, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मां कसम नाम यूज करूंगा। ओके, तो अब शशांक ने मुझ पर बिल बनाया और मुझे बोला कि भाई पे करो उमेश को। अब थोड़ा थॉट से लगाइए, अब जब शशांक ने बिल बनाया, ओके, क्या मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आंसर इज यस। जब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिल वैलिड नहीं होगा। एक चीज दिमाग में डाल के रखिए। ओके, ये सवाल मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर क्या बिल एक्सेप्ट, ओके, जो ड्रॉवर है वो जब एक्सेप्ट करेगा बिल उसके बाद ही निगोशिएट कर सकता है? ये कहां पर लिखा हुआ है? ओके, बिल बनाया है, ड्रॉवर पे बनाया है। ओके, ड्रॉवर ने ड्रॉई पे बनाया है, ड्रॉई एक्सेप्ट करे ना करे, ओके, ये निगोशिएट हो सकता है एक्सेप्ट, बट डेफिनेटली बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्ट होना चाहिए। ये लॉजिक अपन ने पढ़ा था ना, प्रिजम्पशन, बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्ट होना चाहिए। आफ्टर मैच्योरिटी क्या एक्सेप्ट करूंगा? अरे मैंने साइन ही नहीं किया, मैं काहे के लिए पे करूं? तो भाई ऐसा हो सकता है कि बिल बनाने वाला शशांक है, शशांक मुझे प्रेजेंट करेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसके बाद शशांक बोलेगा ये किसको पे करना है, ये पे करना है उमेश को, फिर उमेश इसको एंडोर्स करेगा। सर क्या ऐसा भी हो सकता है शशांक मुझे बिल प्रेजेंट ही ना करे, ओके, फॉर किसके लिए, एक्सेप्टेंस, और वो शशांक बिल उमेश को देवे, उमेश आदित्य को देवे, ओके, आदित्य नित्या को देवे, नित्या कुमकुम को देवे, एंड एंडोर्स कर सकते हैं? आंसर इज यस। कोई दिक्कत नहीं है मालिक, आंख बंद करके आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैच्योरिटी के डेट के पहले, जो बिल पे डेट है ना, उस मैच्योरिटी डेट के पहले मुझसे एक्सेप्ट करवाना जरूरी है। भारत माता की जय। आई डू थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर मालिक? ओके, ये ध्यान रखना। अब सवाल आता है, ओके, याद रखना, जब तक मैं बिल एक्सेप्ट नहीं करता मैं होता हूं ड्रॉई।
इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन जिस दिन मैं बिल एक्सेप्ट करूंगा उसके बाद मैं बन जाऊंगा एक्सेप्टर। तो याद रखना, 3 पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज कौन थे? ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ओके, वंस बिल इज एक्सेप्टेड दैट ड्रॉई बिकम्स एक्सेप्टर। ओके, एक्सेप्टर होना जरूरी है। अब एक्सेप्टर कब बनेगा? ये बिल वाला बंदा जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्टर कब बनेगा? मैं एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, ये एक्सेप्टर कब बनेगा? अब समझो शुरू, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ओके, अब ओ भाई यार शशांक ने ये बिल बना दिया, अब मैंने इसको साइन करना, खाली साइन करना एक्सेप्टेंस नहीं होता है, यानी एसेंट देना खाली एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एसेंट देके मैंने बिल या तो शशांक को देना चाहिए या उमेश को देना चाहिए, तब जाके मैं एक्सेप्टर बनूंगा, तब तक मैं एक्सेप्टर की लायबिलिटी नहीं आएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? एक्सेप्टर का डेफिनेशन ध्यान रखना। तो एक्सेप्टर में याद रखना, आफ्टर द ड्रॉई ऑफ द बिल हैज साइंड हिज असेंट अपॉन द बिल और इफ देयर आर मोर देन पार्ट्स, ओके, अपॉन सच पार्ट्स and delivered the same or given a notice of such signing to the holder or to some person on this behalf is called acceptor। तो एक्सेप्टर के लिए दो चीज होनी जरूरी है। दो चीज कौन सी चीज होनी जरूरी है? पहला पॉइंट साइन होना जरूरी है और डिलीवर करना या उसकी नोटिस देना कि भाई यार मैंने साइन कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। आत्मा क्लियर है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्टर। लेकिन कभी कभी बिल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सर क्यों नहीं करना है? मुझे जो कारण आप बोलो नहीं करना है। सर इसका मतलब ये क्या हो गया? डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, ऐसे माना जाएगा। सेक्शन 91 बोलेगा, 91 में अपन देखेंगे, 91 92 ये में बात करेंगे अपन। ओके, तो डिसऑनर माना जाएगा। लेकिन इस केस में अभी एग्जांपल, मैंने नॉन एक्सेप्ट किया, लेकिन यहां पर प्रशांत सर को है ना बहुत ऐसा फील हुआ कि यार अमित नॉन एक्सेप्टेंस कर रहा है और भाई ये बिल पे करना था उमेश को, अरे उमेश को दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए प्रशांत सर मेरे बिहाफ पे उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ प्रशांत इज नॉट ए ड्रॉई, प्रशांत इज नॉट ए ड्रॉई, बट प्रशांत बिकॉज ऑफ सम एंडोर्सी, बिकॉज ऑफ सम पेई और टू कीप द स्टेटस, मेरा इज्जत रखने के लिए, या किसी ड्रॉई का जो एंडोर्सर है उसका इज्जत रखने के लिए वो साइन करता है, उस बंदे को अपन बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। आत्मा क्लियर है? एक्सेप्टर फॉर ऑनर सेक्शन 7 ही बोलता है। तो अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई नॉन एक्सेप्ट करता है, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, क्यों? नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, एंड एनी पर्सन थर्ड पर्सन एक्सेप्ट इट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर और ऑफ एनी एंडोर्सर, सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। ओके, आत्मा क्लियर? यानी सर इसका मतलब बिल के ऊपर प्रेजेंट किया तो पेमेंट कौन करेगा? प्रशांत सर करेंगे। तो क्या प्रशांत सर अपनी जेब से डालेंगे? आंसर इज यस, लेकिन वो मुझसे रिकवर करेंगे ना मालिक, बिना उसके काम ही थोड़ा होगा। ये एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर की कहानी होती है। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर मालिक? ओके, आगे इन्होंने बताया और इसके बाद एसेंशियल वैलिड फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर बताया हुआ है। यानी एग्जांपल एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, यानी प्रशांत सर जब एक्सेप्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है जो होल्डर है उसने कंसेंट देना चाहिए, प्रशांत सर करेंगे तो चलेगा। यानी एग्जांपल उमेश के पास बिल्स रहेगा ना, तो उमेश ने ये बोलना चाहिए ठीक है सर, अमित की जगह प्रशांत सर कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई होल्डर ने कंसेंट देना चाहिए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। दूसरा पॉइंट, ओके, ये पहले नॉन एक्सेप्टेंस होना चाहिए फिर प्रशांत सर आएंगे। मेरे को प्रेजेंट ही नहीं किया, डायरेक्टली प्रशांत सर को करोगे तो पॉसिबल नहीं है मालिक। तो इसीलिए याद रखना, बिल मस्ट बी हैव नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। इसको अपन बोलते हैं सुप्रा प्रोटेस्ट। क्या बोलते हैं मालिक? सुप्रा, SUPRA, सुप्रा प्रोटेस्ट। मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और भाई प्रशांत सर अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कैन बी मेड बाय ए पर्सन हु इज नॉट ऑलरेडी लायबल ऑन द बिल। यानी एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कौन होना चाहिए? बाहर वाला बंदा होना चाहिए। बिल के अंदर वाले जो पार्टीज है वो कभी भी एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर नहीं बन सकती है। ओके सर, ये राइटिंग में होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है। ये राइटिंग के साथ में मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होल अमाउंट ड्यू के लिए होना चाहिए। ऐसा प्रशंसा नहीं बोल सकता 10,000 का बिल है 5,000 देगा भाई, अमित का भाई सामने वाले की 5,000 की इज्जत रखेगा बाकी नहीं रखेगा। ए भाई ऐसा नहीं चलता मालिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर जो भी होगा वो पार्टी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी फॉर द बिल। यानी जो प्रशांत सर कर रहे हैं वो कोई पार्टी की इज्जत रखने के लिए कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। आत्मा क्लियर? एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कब होना चाहिए? बिफोर इट इज ओवरड्यू, जिस दिन ओवरड्यू, मैच्योरिटी डेट का पॉइंट ओवरड्यू होता है उसके ऊपर। स्ट्रेंजर पेइंग फॉर ऑनर मस्ट बिफोर पेमेंट, यानी वो जब भी पेमेंट करेगा उसके पहले डिक्लेयर करना चाहिए नोटरी पे कि भाई मैं इसके ऑनर के लिए पे कर रहा हूं। यानी एग्जांपल प्रशांत सर ने डिक्लेयर करना चाहिए इसके ऑनर के लिए मैं पे कर रहा हूं, यानी एग्जांपल इस पर्सन के ऑनर के लिए मैं पे कर रहा हूं, ताकि आगे कल उठ के प्रशांत सर को मेरे पे केस करना पड़ेगा ना, मेरे से यार ये प्रशांत सर अपने जेब से थोड़े पड़ेंगे, मेरे से रिकवरी करने के लिए उनको केस करना पड़ेगा, तो नोटरी होनी चाहिए उस चीज की। आत्मा क्लियर है? दैट्स इट, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। इसके बाद ये आपको बस एक बार गो थ्रू कर लो, मेरे ख्याल से एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर का कांसेप्ट समझ में आ गया। तो सेक्शन 7 क्या कवर कर लिया? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। आत्मा क्लियर? तो अगर एक्सेप्टर कौन हुआ? दो चीज देगा, साइन देगा और डिलीवरी करेगा, या एसेंट देगा, आइदर ऑफ इट। ओके, नोटिस दे देगा भाई यार मैंने एसेंट दे दिया, साइन कर लिया, वो एक्सेप्टर बन जाएगा। क्योंकि जब तक वो एक्सेप्टर नहीं बनता उसकी बिल की लायबिलिटी नहीं आती है। ओके, बिल डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट नहीं माना जाएगा, बिल डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस माना जा सकता है, लेकिन एक्सेप्टर बनने के बाद नॉन पेमेंट के लिए
डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट के लिए वो लायबल माना जाएगा। ओके मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन आते हैं, दो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं और यही सबसे बड़ी बुनियाद है। ओके अगर अपन बात करें ओके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। सेक्शन 8 क्या है? होल्डर, एंड और एक होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। मेक इट श्योर सेक्शन 8 में और सेक्शन 9 में डिफरेंस क्या है ये चीज समझ लीजिए, बिकॉज यहां पर सेक्शन 9 बहुत बार काम आएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि हम लोग जिसको भी सेफगार्ड करेंगे वो होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। आत्मा क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं होल्डर, होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर बिल। और एक चीज सेक्शन 7 की बात की थी एक्सेप्टर की, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या सर प्रॉमिसरी नोट के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। क्या चेक के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। खाली किसके लिए एप्लीकेबल है? बिल के लिए। अब जो मैं सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की बात कर रहा हूं, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, इट इज फॉर ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट्स। ओके याद रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं होल्डर कौन है। होल्डर कौन होगा? होल्डर प्रॉमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, उसमें कौन माना जाएगा? पहला पॉइंट, कोई भी पर्सन हो सकता है। सेकंड पॉइंट, ही शुड बी एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन, यानी उस जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया है, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दिया उसके नाम, उसका नाम लिखा होना चाहिए उसके पर, उसके पोजीशन में उसके नाम होना चाहिए। आत्मा क्लियर? एंड तीसरा पॉइंट, ही शुड हैव ए राइट रिसीव और रिकवर द अमाउंट देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज, उसके पास वो राइट होना चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके। यानी होल्डर, टू बी वेरी प्रिसाइज, होल्डर कौन है? होल्डर वो बंदा है जो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है वो कोई भी पर्सन है जिसके पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड, उस इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम है। एंड तीसरा पॉइंट, उसके पास वो राइट है उसको रिकवर करने का, यानी उसको सामने वाले पे केस कर सकता है रिकवरी ऑफ मनी, तब जाके होल्डर माना जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर क्या डिस्कस नहीं किया है, यहां पर डिस्कस जो नहीं किया हुआ है वो वैलिड कंसिडरेशन, यानी यहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। यानी अगर होल्डर है और कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो होल्डर के लिए कंपल्सरी कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। यानी इवन जो पर्सन जिसको नॉन कंसिडरेशन के लिए कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है वो भी एज ए होल्डर बन सकता है। ओके आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जांपल बोल रहा हूं, ओके अगर मैंने कोई चेक दिया और गिफ्ट के वजह से दिया, गिफ्ट दिया मैंने, ओके आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, गिफ्ट दिया मैंने चेक करके, ओके मैंने शशांक को गिफ्ट दिया, चेक दिया, ओके अब पॉइंट ये है, क्या शशांक उस चेक का होल्डर माना जाएगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि शशांक, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, शशांक के पास वो पोजीशन में है। सेकंड, शशांक का नाम है। और तीसरा पॉइंट, शशांक का उस पे राइट टाइटल है, यानी ही कैन रिकवर दैट मनी। आप बोलोगे सर गिफ्ट के लिए क्या रिकवर है? अरे जब मैंने चेक दिया तो मेरा इंटेंशन क्लियर था, तो वो रिकवर कर सकता है। लेकिन आप इमेजिन करो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये चेक गुम गया, रस्ते में गुम गया, अब रस्ते में जब गुम गया, ओके एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये रस्ते में घूमने के बाद एग्जाम्पल किसी और एक बार आदित्य को मिल गया, अभी आदित्य को जब मिला, ओके आदित्य ने अपना नाम काट के अपना नाम डाल दिया, ये अपना नाम डाल दिया है डायरेक्टली। अब आदित्य जब प्रेजेंट करेगा, क्या आदित्य होल्डर माना जाएगा? आंसर इज नो। सर क्यों? सबसे पहला, क्या उसका पोजीशन में है? यस। क्या उसका नाम है? यस। बट डज ही हैव ए राइट टू रिकवर? आंसर इज नो। ये पॉइंट याद रखना। तो यानी अगर होल्डर ऑफ आप लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट हो, अगर होल्डर ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट हो, आपके पास कोई औकात नहीं है कि आप उसको क्लेम कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। आत्मा क्लियर? बिकॉज होल्डर को ये बेनिफिट नहीं दिया जाता है। लेकिन यही डिफरेंस आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स में मिलेगा। नेवरदलेस होल्डर का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ओके तो अगर कोई डॉक्यूमेंट गुम गया है, लॉस हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, आप होल्डर नहीं बनोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन अगला पॉइंट आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स पर्सन कौन होता है? सबसे पहला, वो ऐसा पर्सन होता है जो कंसीडरेशन के बाद पोजेसर बनता है। यानी वो पोजेसर बन रहा है, पोजीशन में है उसके, लेकिन पोजीशन कब आया उसके हाथ में? जब वो उसने कंसीडरेशन दिया। कदर पोजीशन किसका? प्रॉमिसरी नोट का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, चेक का, ओके इट कैन बी एंडोर्स और व्हाटएवर। ओके ये पोजेसर बना, और उसका ये पोजेसर कब बना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक लाइन है, बिफोर द अमाउंट मेंशन इट बिकम पेएबल, यानी मैच्योरिटी डेट के पहले पोजेसर बना, वो मैच्योरिटी डेट के बाद नहीं बना मालिक। मैच्योरिटी डेट के बाद नहीं बना, मैच्योरिटी डेट के दिन वो पोजीसर बना। एंड दैट इज एक्जेक्टली वी आर डिस्कसिंग हियर। तो मैच्योरिटी डेट के पहले अगर आप पोजीसर बनते हो तो 3 क्राइटेरिया ध्यान रखिए। सबसे पहले आपका वैलिड कंसिडरेशन है, पैसा दिया है होल्डर इन ड्यू कोर्स ने। सेकंड पॉइंट, वो पोजीसर बन गया है, और वो पोजीसर कब बना है? मैच्योरिटी डेट के पहले वो पोजीसर बना है। ओके और उसको ये पॉइंट क्लियर रखना चाहिए, जो लास्ट लाइन है, विदाउट हैविंग अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट वाज एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव्ड द टाइटल। यानी जिससे उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया है, उसको ये कॉन्फिडेंस है कि उससे जो लिया था उसको कोई रीजन नहीं था कि उसके पास टाइटल नहीं था, वैलिड टाइटल नहीं था, उसको लग रहा है ये इंस्ट्रूमेंट उसके पास सही तरीके से आया है, तो तब जाके होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। ओके यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके एक चीज, छोटी सी चीज बता दूं मैं आपको। ओके यानी यहां पर एग्जांपल, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट दिया, और मैंने इंस्ट्रूमेंट किसको दिया? शशांक को दिया। अब शशांक ने ये इंस्ट्रूमेंट, शशांक क्या बन गया? होल्डर बन गया। आंसर इज यस, होल्डर बन जाता है। प्लीज डू अंडरस्टैंड, शशांक होल्डर बन जाएगा। और मैंने आपको बताया ओके हर होल्डर, प्रिजम्पशन आपने पढ़ा था, हर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो एज्यूम करते हैं भाई इसका भाई कंसिडरेशन
कंसिडरेशन के लिए एवरीथिंग, हर एलिमेंट कवर्ड है, लेकिन अपने को जो समझाना है वो समझना शुरू करो। शशांक से ये चेक घूम गया और ये चेक घूमने के बाद आदित्य के हाथ में लगा। अब आदित्य क्या ये होल्डर है? आंसर इज नो, होल्डर नहीं है। क्यों नहीं है होल्डर? क्योंकि वो राइट टू रिसीव नहीं है, वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। क्या आदित्य होल्डर इन ड्यू कोर्स है? आंसर इज नो, क्योंकि आदित्य ने कोई कंसिडरेशन दिया नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है आदित्य किसी और को, ओके, किसी और को, एग्जांपल उमेश को दे रहा है। अब ये आदित्य जब उमेश को देगा, ओके, उमेश होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेगा मालिक? ओके, जब वो 3-4 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। पहला पॉइंट, उसके पोजीशन में वो चेक आना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उसको ये चेक मिलना चाहिए उसके कंसीडरेशन के सामने, यानी उसने आदित्य को क्या दिया है? कंसीडरेशन दिया हुआ है। प्लीज लिसन केयरफुली, कंसीडरेशन दिया है। एंड तीसरा पॉइंट, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो आदित्य को चेक मिला है उसको ये कहीं पर भी भनक नहीं है कि भाई उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी आदित्य को चेक मिला है, उसके हिसाब से वो आदित्य को चेक सही तरह से मिला हुआ है। आत्मा क्लियर है? अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो भाई उमेश होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। और अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे केसेस में, ओके, ये केस फाइल कर सकता है। इसको सपोर्ट दिया गया है, इसको पूरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने, किसको? होल्डर को नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने, ओके, प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ओके, मैं आपको वापस बता रहा हूं, इस केस में आदित्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आदित्य निगोशिएट करता है और सामने वाला विश्वास करता है और वेरीफाई करता है कि बरोबर है और उसको कोई डाउट ही नहीं आ रहा है कि सामने वाले ने चोरी करके लिया हुआ है, तो इस केस में, ओके, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको सेफगार्ड मिलता है। ओके, पर होल्डर को नहीं मिलता है। होल्डर कौन हो गया? विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो होल्डर हो जाता है। ओके, यानी एग्जांपल, आदित्य ने फर्दर गिफ्ट दे दिया, ओके, समझ में आ रहा है? आदित्य ने गिफ्ट दे दिया, ओके, उमेश को, तो क्या कंसिडरेशन था? नहीं। अब इमेजिन करो, फिर उमेश कौन बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स बन ही नहीं सकता, लेकिन होल्डर होगा क्योंकि उसके पास तो हाथ में है ना रे। ओके, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है तो होल्डर है, लेकिन डज ही हैव अ राइट टू रिकवर? नो। ओके, दैट्स इट। तो होल्डर भी, मतलब उसके पास पावर ही देगा। होल्डर कंसीडरेशन इन्वॉल्व हुआ और सामने वाले पे उसने बिलीव किया और सामने वाले पे कोई डाउट नहीं था, ओके, तब जाके वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से सेक्शन 9 क्लियर है मालिक? ओके, सेक्शन 9, इसके नीचे एसेंशियल्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ये अपन ना एक एक सेक्शन पढ़ते पढ़ते जाएंगे, यानी आगे वाले सेक्शन जब पढ़ते जाएंगे ना, सेक्शन के नंबर, तब मैं आपको ये इसके पॉइंट समझा दे जाऊंगा। ओके, अभी इसको बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। होल्डर इन ड्यू कोर्स के बेनिफिट क्या क्या है? ओके, ये हो गया आपके लिए सेक्शन 9। सेक्शन 9 के बाद आता है सेक्शन 10, जो है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है? ओके, यानी एग्जांपल, अगर इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने आया है, ओके, यानी चेक आया है, अगर एग्जांपल बैंक में चेक प्रेजेंट हुआ है, तो बैंक कैसे पे करेगी? जो अमाउंट दिख रहा है, जो पार्टी का नाम दिख रहा है, जो साइन दिख रही है, जो डेट दिख रही है, जो वर्ड्स में अमाउंट दिख रहा है, उसके हिसाब से उसने पेमेंट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। यानी भाई जब भी पेमेंट किया होगा, सर ये काम आता है क्या? आंसर इज यस। ओके, क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, ओके, जो भी ड्रॉई है वो अपनी लायबिलिटी कब डिस्चार्ज मानेगा? जब उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया हुआ है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? जब वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स करेगा, ओके, तो वो डिस्चार्ज माना जाएगा। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है? ओके, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेनर। अपरेंट टेनर मतलब जो दिख रहा है उसके हिसाब से किया हुआ है और गुड फेथ में किया है, एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजीशन, ओके, अंडर सर्कमस्टेंसेस व्हिच डू नॉट अफोर्ड रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ अमाउंट देयरऑन। यानी जो इंस्ट्रूमेंट पे किया हुआ है, अपरेंट टेनर से पे किया है, सामने वाले पार्टी के जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट पोजीशन में था उसको पेमेंट किया और हमको कोई डाउट नहीं था कि सामने वाली पार्टी जो है, ओके, वो राइट टू रिसीव नहीं है, यानी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, हम ये मान रहे हैं ना इन शॉर्ट। ओके, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसको गुड फेथ में दिया हुआ है, तो हमको लग रहा है कि इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट आया वो सही तरह से आया हुआ है। ये चीज होगी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो सेक्शन 10 यहां तक की कहानी क्लियर हो जाती है। सेक्शन 10 के बाद आता है सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। 11 एंड 12, ओके, दो बिल्स के बारे में, एक होता है इनलैंड बिल और एक होता है फॉरेन बिल। तो इनलैंड बिल और फॉरेन बिल के बाद आता है सेक्शन 13, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं ये डिस्कस हो चुका है। तो सेक्शन 13 क्या था? अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सेक्शन 13 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, ओके, 3 तरह के होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक व्हिच इज पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बेयरर। और मैंने बता दिया बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। इसके बाद आता है सेक्शन 11 एंड 12, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये ध्यान रखना। अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, पहला पॉइंट याद रखना, ड्रॉन और मेड इन इंडिया है, पहला क्राइटेरिया ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया है। अगर ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया है, ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया है, एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ओके, यानी मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। यानी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट याद रखना, कहीं पर भी अपन ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों इंस्ट्रूमेंट में, ओके, फॉरेन भाई दोनों केसेस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल है, लेकिन दोनों केसेस में कुछ चीजें प्लस माइनस हो सकती है, तो इसीलिए अपने को मानना होगा इनलैंड बिल कौन सा, फॉरेन बिल कौन सा। तो इनलैंड बिल के लिए लॉजिक एकदम सिंपल याद रखना,
लेना। अगर पहला पॉइंट है, पहले बिल कहां पर बना है, ड्रॉन इन, अगर ड्रॉन इन इंडिया है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। ओके, उसके साथ उसके बाद दूसरी कंडीशन करनी है, और आपको ये इंस्टीट्यूट का जो एग्जांपल है उसी के हिसाब से चलना होगा। दो कंडीशन क्या है, उसके बाद एंड मतलब प्लस है, और एक कंडीशन है इट इज पेएबल, okay, either to resident of India or it is payable in India, it may be non resident to India but in India। ये इंस्टीट्यूट के एग्जांपल है, नवंबर 20 में उन्होंने आंसर यही दिया, अपने को आंसर यही रखना है। ओके, या तो पेएबल इन इंडिया है या पेएबल टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मालिक, दोनों में से दूसरे में दो कंडीशन है, तो दूसरे में दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुई तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ओके, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। जिसमें से तो मैं डायरेक्टली बताता हूं, पहली कंडीशन, अगर आपको पहली लाइन ही समझ में आ गई, इट इज ड्रॉन इन, ओके, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, खत्म है स्टोरी, दिमागी मत लगाओ वो किस पे बना है, क्या बना है। If the bill or promissory note or check is drawn outside India, it is a foreign instrument। बात खत्म, सेक्शन 12 आ जाएगा। सेक्शन 11 कब आएगा, इट इज ड्रॉन इन इंडिया, भारत माता की एवरी क्लियर, एंड पेएबल टू आइदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पेएबल टू इन इंडिया, इट मे बी टू नॉन रेसिडेंट और एनीबडी। एग्जांपल सुन लीजिए, ओके, एग्जांपल, पहला पॉइंट आप कंडीशन ये दिमाग में रख लीजिए, इसको कोई दिमाग फोड़ी होनी नहीं चाहिए, ड्रॉन इन इंडिया, ये तो क्लियर है, इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड पेएबल टू, ओके, शशांक, ओके, पेएबल टू शशांक इन यूएसए, ओके, शशांक इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज पेएबल टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो पेएबल कहां पर है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक है ना, फर्क, ओके, वो इंडिया में पे करो बाहर करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदर पॉइंट, ओके, बिल ड्रॉन इन इंडिया पेएबल टू उमेश हु इज ए पर्सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ यूएसए बट पेएबल इन मुंबई, ओके, दिस इज आल्सो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ओके नॉन रेसिडेंट है लेकिन पेएबल किधर है, इंडिया में, तो हम उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, इनलैंड। इसके अलावा कोई भी प्रोपोजिशन कॉम्बिनेशन बैठेगा वो आप फॉरेन डाल दोगे। आत्मा क्लियर है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्या है, जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। भारत माता की जय। जेपा मालिक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट में डालिए, कमेंट को रिस्पॉन्ड कर दूंगा मालिक। भारत माता की जय, तोड़ मालिक। ये होने के बाद ओके, इसके बाद लाइबिलिटी ऑफ मेकर एंड फॉरेन बिल, ठीक है, ये 5 आंसर है, बट टू द एक्सटेंट मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां पर सेक्शन अपने कवर हो गए 11 12। सर क्या 13 हो गया, आंसर इज 13 मैंने कर लिया। अब इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट 17 18 में जाता है, पर उसके पहले अपन 14 को कवर कर लेते हैं। सेक्शन 14 किधर आ गया, आगे जाएंगे थोड़ा सा, सेक्शन 14 को कवर करते हैं, निगोशिएशन। ओके, अगर आप देखोगे थोड़ा सा पैरा नंबर 10th में जाओगे, ओके, 10th में जाओगे तो सेक्शन 14 है। सर सेक्शन 14 मैंने समझा दिया, आंसर इज यस। सर क्या समझा, निगोशिएशन मतलब क्या, निगोशिएशन मतलब ट्रांसफर, और मैंने आपको बता दिया निगोशिएशन दो इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरे को बताओ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगी, बेरर इंस्ट्रूमेंट में डिलीवरी होगी, जिसमें एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ओके, ये आगे वाले सेक्शन में 46 47 48 इसमें अपन कवर करने वाले हैं। ओके, तो अभी हेडेक नहीं करेंगे। 46 47 48, 46 डिलीवरी बताता है, ओके, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव होती है, 47 निगोशिएशन का कांसेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया, 48 वापस निगोशिएशन का कांसेप्ट है। यही चीज को डिटेल में ये जो मैंने आपको बताया, ये 46 47 48 ही है मालिक। 46 क्या है, ओके, 46 मतलब डिलीवरी। डिलीवरी दो तरह की होती है। सर डिलीवरी दो तरह की कौन सी होती है, डिलीवरी दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। सर एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव में क्या डिफरेंस है, अगर मैंने बिल साइन करके, ओके, उमेश के हाथ में दिया, एक्चुअल डिलीवरी, ओके, मैंने साइन करके, उमेश नहीं मिला लेकिन उमेश की एक सेक्रेटरी थी, ओके, उमेश बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग सेक्रेटरी रख सकते हैं, अपने जैसे थोड़ा ना यार जो अपना ही काम करना पड़ता है, तो इन लोग ने सेक्रेटरी रखी और सेक्रेटरी को मैंने दिया, ओके, तो मेरे हिसाब से डिलीवर्ड तो उमेश को ही हो गया, ओके, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, यानी उसके एजेंट को दिया, उसके सर्वेंट को दिया, या उसके किसी भी बंदे को दिया, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। सेक्शन 46 ये बोलता है। आत्मा क्लियर। 47 ओके इज बेसिकली जहां पर मैंने आपको ये समझाया निगोशिएशन ऑफ बेरर इंस्ट्रूमेंट। ये बेरर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन कैसे होता है, तो मेरे को बताओ 47 बेरर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन कैसे होता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन होता है ओनली बाय डिलीवरी। आत्मा क्लियर, डिलीवरी से होता है, ओके। और 48 क्या है, निगोशिएशन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, इट इज बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। आत्मा क्लियर, बस ये है। तो सर सेक्शन 14 क्या है, सेक्शन 14 मतलब निगोशिएशन समझाया है, समझने की कोशिश करो। सेक्शन 14 क्या समझाया है, निगोशिएशन। निगोशिएशन मतलब क्या, ट्रांसफरेबल। ओके, आत्मा समझ में आया, निगोशिएशन मतलब क्या, ट्रांसफरेबल। और निगोशिएशन के आगे पॉइंट 46 47 48 बताया हुआ है, जिसके नीचे आपको मिले हुए हैं ये 46 47 48 लिखे हुए हैं, 46 48 ओके, और 46 47 48 दिए हुए हैं। बट नेवरदलेस मैंने आपको समझा दिया। तो 14 इज अबाउट निगोशिएशन, 46 इज अबाउट डिलीवरी, 47 इज निगोशिएशन ऑफ बेरर इंस्ट्रूमेंट, ओके, 48 इज निगोशिएशन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नेवरदलेस ये थोड़ा सा मैं हटके चला गया, लेकिन सेक्शन 14 अपन ने कवर कर लिया है। तो यहां पर अभी मैं वापस सीक्वेंशियली एक बार बोल दूं, मैं आपको बता दूं सेक्शन कौन से कवर किए हुए हैं। ओके, अपन
अपन ने सेक्शन 3, 4, 5 कवर कर लिया, 4, 5, 6 कवर कर लिया, ओके, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ओके चेक। उसके बाद 7 खत्म किया, एक्सेप्टर, 8 और 9 खत्म किया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, 10 खत्म किया, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, 11 एंड 12 खत्म किया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, 13 एंड 14 कवर किया, जिसमें अपन ने बात किया है 13 मतलब क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर और बेयर इंस्ट्रूमेंट, 14 मतलब बाई निगोशिएशन मतलब क्या होता है, और 14 के साथ मैंने 46, 47, 48 कवर किया। एवरी क्लियर? अभी आते हैं 15 और 16 की बात करते हैं। अब 15 कॉन्सेप्ट क्या होता है? 15 मतलब एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कैसे किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एंडोर्समेंट कैसे है। तो आगे आप जाओगे, ये पैरा नंबर 10 था निगोशिएशन का, आगे उसके निगोशिएशन के नीचे जाओगे तो आपको एंडोर्समेंट मिल जाएगा, दैट इज सेक्शन 15। ओके, नियर अबाउट उसी के नीचे जो पैरा नंबर 10 होगा ना, उसी के नीचे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सर एंडोर्समेंट मतलब क्या? ओके, आपको ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। ओके, अगर मैंने बिल बनाया है किसके नाम पे, मैंने बिल बनाया उमेश को पे करने के लिए। ओके, ये बिल किसने बनाया? शशांक ने बनाया, मेरे नाम पे बनाया, और मेरे को किसको पे करना है? उमेश को। अब ये उमेश निगोशिएट करता है और आदित्य को देता है, तो उमेश क्या करेगा? ओके, आगे क्या डालेगा? आगे एंडोर्समेंट क्या होता है, सेक्शन 15 समझा रहा हूं। उमेश क्या डालेगा? उमेश बोलेगा पे टू ओके आदित्य ओके और ऑर्डर दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? और उसमें उमेश साइन करेगा, उसके उमेश साइन करेगा। फिर आदित्य को ये एंडोर्स आगे करना है, आदित्य बोलेगा नित्य और ऑर्डर ओके, और उसके बाद आदित्य साइन करेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद नित्य बोले कुमकुम और ऑर्डर, फिर कौन साइन कर रहा है? नित्या। दिस इज नथिंग बट एंडोर्समेंट, सेक्शन 15। यानी जब भी आपको एंडोर्स करना है, आपको क्या करना है? आपको साइन करना है। ओके, आपको सामने वाले की पार्टी का नाम डालना है। एंडोर्सर और एंडोर्सी होते हैं। एंडोर्सर जो दे रहा है, एंडोर्सी जिस सामने वाली पार्टी का, तो एंडोर्सी का नाम डालना होगा और साइन करना होगा। सर क्या मेरे को एंडोर्सी का नाम डालना कंपलसरी है? आंसर इज नो। अगर आपने एंडोर्सी का नाम ब्लैंक रखा तो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, बेयर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा वो। आप समझ रहे हो? यानी अगर एग्जांपल यहां पर मैं आदित्य को दे रहा है जब उमेश, वो नाम ही नहीं डाल रहा है, इसका मतलब उमेश ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, और वो उसके बाद जैसे उसको नेगोशिएट करना है वो कर सकता है। नेवरदलेस बट दिस इज हाउ द कांसेप्ट वर्क्स ऑफ एंडोर्समेंट। सर सेक्शन 15 है। अब सवाल यह आता है सर एंडोर्समेंट किधर डालते हैं? सर आप एंडोर्समेंट फेस ऑफ द बिल पे डाल सकते हैं, बैक ऑफ द बिल्स पे डाल सकते हैं, या उसके एनेक्शर लगा के डाल सकते हो, यही उन्होंने बोला है। और एक कुछ फ्रेंच वर्ड इन्होंने उठाया हुआ है। ओके, एनेक्शर मतलब एलॉन्ज यानी स्लिप ऑफ पेपर अटैच करके उस पर एंडोर्स कर सकते हो। दैट इज सेक्शन 15। मेरे ख्याल से सेक्शन 15 एंडोर्समेंट क्लियर है। तो एंडोर्समेंट कैसे किया जाता है? ओके, सामने वाले एंडोर्सी का नाम डाला जा सकता है या तो नहीं डाला सकता है, और उस पे एंडोर्सर साइन करेगा, और उसको बोलते हैं हम लोग एंडोर्समेंट। ओके, सेक्शन 15। सेक्शन 15 के साथ में आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या है? टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। दो टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं, एक है ब्लैंक एंडोर्समेंट और एक है फुल एंडोर्समेंट। ये मैंने अभी आपको समझाया। अगर मैंने एंडोर्स किया, ओके, अगर उमेश ने एंडोर्स किया, कुछ नाम नहीं लिखा, एंडोर्सी का नाम नहीं लिखा, और उमेश ने साइन कर दिया, कौन सा एंडोर्समेंट? ब्लैंक एंडोर्समेंट। लेकिन उमेश बोलता है, ओके, उमेश बोलता है आदित्य और ऑर्डर, अब मेरे को बताओ कौन सा एंडोर्समेंट? फुल एंडोर्समेंट। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सेक्शन 16। लेकिन सेक्शन 16 इधर खत्म नहीं होता है। सेक्शन 16 फुल एंडोर्समेंट और ब्लैंक एंडोर्समेंट समझ में आया? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक यानी सामने वाली पार्टी का नाम नहीं डालूंगा, सामने वाली पार्टी मतलब कौन? एंडोर्सी, और एंडोर्सन साइन कर लेगा। और फुल एंडोर्समेंट मतलब क्या? सामने वाली पार्टी का नाम डालूंगा और उसके बाद मैं उसको बोलूंगा भाई तेरे ऑर्डर को पे करना है। ओके, अब इसके साथ में आपको और चीज समझनी होगी जहां पर वेरियस काइंड ऑफ एंडोर्समेंट है। ये थोड़े आगे के सेक्शन यूज किए जाएंगे, लेकिन नेवरदलेस मैं ये पांचों चीजें आपको समझा देता हूं। चार चीजें हैं जहां पर एंडोर्समेंट के चार तरीके अपन समझ रहे हैं, चार तरीके समझ रहे हैं। ओके, नहीं, पांच तरीके समझ रहे हैं, पांच तरीके एक्चुअली, पांच तरीके समझ रहे हैं, और पांचवें में अपने पास मल्टीपल तरीके हैं। अच्छे से समझिए, 5 मिनट जाएगा, 5-10 मिनट जाएगा, लेकिन 5-10 मिनट में कॉन्सेप्ट तोड़ क्लियर हो जाना चाहिए। सर एंडोर्समेंट के कितने तरीके हैं? आपके लिए 5 पॉइंट आ सकते हैं। एंडोर्समेंट के कितने तरीके हैं? तो पहला तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जिसमें सिर्फ सिग्नेचर डालेगा सामने वाला, कौन? एंडोर्सर, और नाम नहीं डालेगा, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। एंडोर्समेंट इन फुल मैंने आपको बताया, नेम एंड सिग्नेचर डाला जाएगा, जिसके अंदर मैंने बताया आदित्य डालेगा और साइन करेगा उमेश। ये होने के बाद है पार्शियल एंडोर्समेंट। अब ये याद रखना, पार्शियल एंडोर्समेंट सेक्शन 56 कवर करता है। कौन सा सेक्शन 50 कौन सा कवर करता है? 56। ये बाद में मैं डिवीजन में मैं आपको बता दूंगा सेक्शन का कवरेज क्या है। 56 है, पर ये है ना, ओके, आई लॉ ऑफ आई मतलब आईज ऑफ लॉ, उसके इसमें ये इनवैलिड है, ये कर नहीं सकते पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या है? ओके, उमेश बोल रहा है 5000 टू आदित्य, 5000 टू नित्या, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, आदित्य नित्या एक ही है, एक फाड़ के इंस्ट्रूमेंट देगा क्या आगे? नहीं ना। ओके, तो एंडोर्समेंट पार्शियल नहीं हो सकता। हां, लेकिन एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है? एक्सेप्शन ये बोलते हैं कि भाई अगर यहां पर ऐसा है 10,000 का बिल है, जिसमें से 5000 पे हो चुका है, यानी बिल कितने का बचा है? अभी 5000 लिखा 10,000 है, लेकिन पेमेंट कितने का हो चुका है? 5000 का। अभी जो बचा हुआ 5000 है, ये 5000 के लिए पार्शियल एंडोर्समेंट हो सकता है, यानी बचा हुआ 5000 है, उसके लिए एंडोर्स करो। ओके, 5000 कर सकते हैं एंडोर्स, ऐसा चल सकता है, पर पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं चल सकता। समझ में आया? पार्शियल एंडोर्समेंट यानी 5000 तो भाई यार नित्य लेके जा, 5000 आदित्य लेके जा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मालिक। ये होने के बाद है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट एकदम अच्छे से समझिए। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट मतलब क्या है? जो एंडोर्सर है ना, ये एंडोर्सी की राइट्स को रोकता है, एंडोर्सी की निगोशिएशन राइट्स को रोकता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा होता है, ओके, जो भी बिल होगा उसके अंदर क्या लिखेगा? एंडोर्स जब करेगा उमेश है, ओके, मैंने बिल में क्या लिखा था? ओके, आई विल पे टू उमेश, अमिता ने साइन कर लिया, अभी उमेश एंडोर्स कर रहा है, तो उमेश क्या करेगा? आदित्य ओनली
आदित्य ओनली और उमेश साइन करेगा, इसका मतलब ये बिल आगे एंडोर्स हो ही नहीं सकता, आदित्य आगे दे ही नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड विच कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। या मैं ऐसा बोलूंगा, आदित्य और ऑर्डर ऑफ नित्या, यानी आदित्य एंडोर्स नहीं कर सकता बट नित्या के ऑर्डर के हिसाब से वो एंडोर्स कर सकता है। समझ में आ रहा है? यानी मैं आदित्य के एंडोर्समेंट कैपेबिलिटी पे रोक लगा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। प्लीज मेक इट श्योर ये क्लियर रहे। ओके, अगर मैंने सर आदित्य और ऑर्डर लिखा, ये फुल एंडोर्समेंट है, यानी आदित्य आगे उसके ऑर्डर को भी दे सकता है। लेकिन अगर सर मैंने ऐसे लिखा आदित्य ओनली, तब जाके आदित्य पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा। लेकिन सर मैंने ऐसे लिखा आदित्य को दो, खाली पे टू आदित्य, और मैंने साइन किया, सर ये क्या होगा? ये फुल एंडोर्समेंट है, आदित्य को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। अगर आदित्य को रेस्ट्रिक्ट करना है तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? आदित्य को रेस्ट्रिक्ट करना है तो मैं बताऊंगा कि भाई यहां पर आदित्य ओनली, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अरे हाँ या ना बोलिए मालिक। तोड़ मालिक। ओके, मेरे ख्याल से झेप रहा है। ओके, कोई है नहीं, मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, 100 बार हो गई, दिमाग का भजिया पूरी हो गया, बट नेवरदलेस तोड़ चल रहा है मालिक। तो रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट एवरीबडी क्लियर? रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट अपन ने खत्म कर लिया। इसके बाद आता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट सेक्शन 52 कवर करता है। सर रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जो आपने लिया वो सेक्शन 50 है, यानी 50, 52, 56, ये 3 सेक्शन अपन कवर कर रहे हैं यहाँ पर। सर 50, 52, 56। 52, 50 कौन सा है? ओके, 50 इज नथिंग बट जो अपन ने अभी पढ़ा रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। 52 कौन सा है? जो अभी पढ़ेंगे कंडीशनल एंडोर्समेंट। एंड 56 जो लॉ बोलता है गलत है, पार्शियल एंडोर्समेंट। ओके, ये याद रखिए। 50, 52, 56, यानी 15 हुआ, 15, 16 साथ में हुआ। 15 मतलब एंडोर्समेंट, 16 मतलब टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, जिसमें 2 एंडोर्समेंट पड़े, ब्लैंक और फुल एंडोर्समेंट। उसके अलावा और 3 प्रकार के एंडोर्समेंट पड़े, 50, 52, 56। 50 ओके, कौन सा एंडोर्समेंट? ओके, जो पार्शियल एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। 52 कंडीशनल एंडोर्समेंट जो डिस्कस करेंगे, और 56 कौन सा है? दैट इज कॉल्ड पार्शियल एंडोर्समेंट, जो सही नहीं है। बाकी 4 एंडोर्समेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या बोलता है? कंडीशनल एंडोर्समेंट मतलब एंडोर्सर अपने राइट्स या अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल एंडोर्समेंट। ओके, मेक इट श्योर, आप ध्यान रहे। ओके, ये एंडोर्समेंट और रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में फर्क क्या है? रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्सी पे रोक लगा रहा हूं। ओके, कंडीशनल एंडोर्सर अपनी राइट्स और लायबिलिटीज छोड़ देता है। ओके, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल एंडोर्समेंट। एंडोर्सर जो देने वाला है, यानी उमेश अपने राइट्स, उमेश अगर आदित्य पे रोक लगाएगा रेस्ट्रिक्टिव, अगर उमेश अपने कुछ लाइबिलिटीज छोड़ देगा ओके कंडीशनल। वो कौन से होते हैं? उसमें 4 चीज होती है। तो कंडीशनल एंडोर्समेंट में क्या क्या होता है मालिक? सबसे पहला है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, दूसरा है लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन कंडीशंस, तीसरा है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, एंड चौथा है आपके लिए सेंस फ्री एंडोर्समेंट। सर सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट क्या होता है? सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट ऐसा एक एंडोर्समेंट है जहां पर ओके जब उमेश लिखेगा पे आदित्य और ऑर्डर, जो लिखना है उसको लिखे पे आदित्य और ऑर्डर, और उसमें लिख देगा सेंस रिकोर्स। इसका मतलब बाय चांस ये बिल डिसऑनर हुआ, ओके बिल डिसऑनर हुआ, आदित्य उमेश से कभी मांग ही नहीं सकता पैसा। आदित्य उमेश से कभी पैसा नहीं मांग पाएगा क्योंकि उमेश अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर वो सेंस रिकोर्स लिखा हुआ है तो जब भी कोई बिल एंडोर्स किया जाता है और सेंस रिकोर्स लिखा है तो अपना बंदा जो भी एंडोर्सर है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होता है। यानी अगर मैं ऐसे कुछ डायग्राम बनाऊं, ओके बिल किसने बनाया था? अमित पेमेंट करने वाला है, पर अमित के ऊपर बिल किसने बनाया था? बिल बनाने वाला कौन है? शशांक है। ओके, शशांक के ऊपर शशांक ने बिल बनाया था और ये पेमेंट किसको करना था? ओके ये पेमेंट करना था उमेश को। उमेश ने ये बिल एंडोर्स किया किसको? आदित्य को। और उमेश ने लिख लिया कि भाई मैं सेंस रिकोर्स डाल रहा हूं। अब अगर बिल डिसऑनर किया, डिसऑनर कौन करेगा? अमित डिसऑनर करेगा। अब आदित्य के पास ऑप्शन क्या होगा? आदित्य है ना जिंदगी में उमेश पे केस नहीं कर पाएगा, वो आदित्य किस पे केस कर पाएगा? ओके शशांक पे और अमित पे, क्योंकि रीजन सिंपल है ना, शशांक भी तो पार्टीज है ना। ओके शशांक ने उमेश को क्यों बोला बिल बनाने के लिए? क्योंकि शशांक को उमेश को किससे पेमेंट लेना होगा? शशांक के, इसलिए वो बिल पेमेंट उसको किया है ना मालिक। तो ये याद रखना, आदित्य इस पे कर नहीं पाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंस रिकोर्स। इसके अलावा और एक आता है सेंस फ्रियास। अब सेंस फ्रियास क्या होता है? यहां पर एंडोर्सर does not want the endorsee or any subsequent holder to incur any expenses on his account on the instrument. Okay, that is called sans frias. सर इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए, अगर कभी बिल डिसऑनर हुआ, अगर उमेश ने डाला है सेंस फ्रियास डाला है, ओके अब उमेश लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, लेकिन उमेश ये बोलेगा कि अगर बिल डिसऑनर हुआ तो आदित्य को है ना नोटिस देनी पड़ेगी और नोटिस में कहीं ना कहीं खर्चा आएगा। ओके उमेश बोलता है, सेंस फ्रियास लिखता है तो उमेश बोलता है ये नोटिस मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये नोटिस मुझे मत दे, ओके मैं इस पे से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ये कंटेक्स्ट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट। आत्मा क्लियर है? ओके ये पॉइंट याद रखना। और रेदर सेंस फ्रियास, अरे सेंस फ्रियास इज बेसिकली सम ओके any expense on his account. Okay, I missed out. ये facultative मैंने एग्जांपल दिया है। ओके सेंस फ्रियास इज समथिंग डिफरेंट। सेंस फ्रियास क्या है? सेंस फ्रियास है ओके सामने वाला पॉइंट ओके लीगल केस बियर नहीं करेगा। आई मिस्ड आउट। ओके सेंस फ्रियास इज अबाउट लीगल केस, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी वो नोटिस का, वो फैकल्टेटिव है। तो सेंस फ्रियास क्या है सर? सेंस फ्रियास ऐसा है कि अगर बिल डिसऑनर हुआ तो आदित्य जब केस करेगा, ओके आदित्य किस पे केस कर सकता है? अभी सेंस रिकोर्स नहीं है तो आदित्य किस पे केस कर सकता है? तीनों पे। तो जो केस करेगा तो अल्टीमेटली एग्जांपल बोल रहा हूं, आदित्य ने अगर ओके शशांक पे केस किया या अमित पे केस किया तो केस लड़ने की जो फीस आएगी ना,
फीस आएगी ना, ये फीस है ना, ओके, ये उमेश बियर नहीं करेगा। ओके, उमेश ये फीस बियर नहीं करेगा। या एग्जांपल, अगर भाई आदित्य ने उमेश पे केस फाइल किया, तो जब रिकवरी देने की बात आएगी तो वो खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जितना अमाउंट है ना उतना ही देगा, केस करने वाला अमाउंट नहीं देगा। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड सेंस फ्री। सेंस फ्री समझ में आया? सेंस फ्री आई मिस्ड आउट, मैंने फैकल्टेटिव समझा दिया। ओके, बट पहले सेंस फ्री का लॉजिक कर लेते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस अगर इनकर हो रहा होगा वो सेंस फ्री में नहीं दिया जाएगा। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए आता है लायबिलिटी डिपेंडेंट ऑन कंटिजेंसी। ये फालतू टाइम पास है, यानी ये भाई चोमूपना है। ओके, क्यूट पा है। लॉजिक क्या है इसमें? इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि उमेश लिखेगा, ओके, अगर 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 यहां पर ओके उमेश बोलेगा आदित्य की शादी कटरीना कैफ से होती है, ओके, आदित्य की शादी कटरीना कैफ से होती है तो ही मैं पैसे दूंगा, मां कसम। ओके, आप समझ रहे हो? अभी लॉजिक, ये पॉसिबिलिटी नहीं है आदित्य की शादी, बट लॉजिक ये है, ओके, पॉइंट ये है कि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। सर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? हुई तो किस्मत है आदित्य की, ओके, बाकी छोड़ दे। ओके, उमेश की खराब किस्मत है वो अलग छोड़ दे, लेकिन आदित्य की तो तोड़ किस्मत है ना। लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज बात करें, ओके, ये ऐसी कंडीशन डालेगा जो जिंदगी में फुलफिल नहीं होगी, और यहां पर ही ओके ये ग्लिच है। ये बोलते हैं ओके इसमें कंडीशन डालो। याद रखना, आप यहां पर डिबेट करोगे सेक्शन 4, 5, 6 जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो आपने बोला था कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपने बोला था कोई कंडीशन डालोगे जो इंपॉसिबल है तो बिल इनवैलिड रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में कोई कंडीशन डालेगा, यानी जो प्रॉमिस टू पे है उस पर कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एंडोर्सी है, एंडोर्सर है, आगे वाले पार्टीज, वो जो कोई कंडीशन डाले क्या फर्क पड़ रहा है? ओके, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसमें एंडोर्सर ऐसी कोई कंडीशन डालेगा जो जिंदगी में फुलफिल नहीं होगी। ओके, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल में कंटिंजेंट लायबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन कंटिजेंसी, यानी कंटिंजेंट जो मैंने कंडीशन बोली है वो फुलफिल हुई तो मैं लायबल रहूंगा, नहीं तो मैं लायबल नहीं हुआ। यानी इन शॉर्ट सेंस रिकोज जैसा ही कोई कंडीशनल है, लेकिन फर्क इतना है, सेंस रिकोज में मैं डायरेक्टली बोलता हूं मैं लायबल नहीं हूं, और कंडीशन में मैं बोलता हूं ऐसा कुछ हुआ तो मैं लायबल हूं, नहीं तो लायबल नहीं हूं। और लास्ट पॉइंट आता है फैकल्टेटिव। अब ये याद रखना अगर आपको कोई केस स्टडी आया और आपको ये 3 में नहीं बैठ रहा है, ओके, यानी एग्जांपल एक पॉइंट है कि मैं लायबल नहीं हूं, सेंस रिकोज। दूसरा है मैं कुछ एक्सपेंसेस इनकर होंगे ना केस करने के लिए वो मैं नहीं दूंगा, सेंस फ्री आज। तीसरा पॉइंट कंटिजेंसी के ऊपर है, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आया, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव। और फैकल्टेटिव को मैंने एग्जांपल बताया, नोटिस ऑफ डिसऑनर, यानी एग्जांपल आदित्य को नोटिस देनी पड़ेगी उमेश को। ओके, मेरे को बताओ, अमित डिसऑनर करेगा, अमित डिसऑनर करेगा, आदित्य प्रेजेंट करेगा, अमित डिसऑनर करेगा, तो आदित्य को उमेश को बताना पड़ेगा कि अमित को जो बिल दिया था तुमने वो डिसऑनर हो गया है। ये नोटिस देने का पॉइंट है ना, ओके, उमेश बोलता है ये नोटिस मत दे, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव। ओके, कौन सा पॉइंट? एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4। सेंस रिकोज, सेंस फ्रीयास, मैंने सीक्वेंस चेंज किया, सेंस रिकोज, सेंस फ्रीयास, कंडीशनल एंड फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव लास्ट इसलिए बोला है मैंने क्योंकि पहले 3 में नहीं आया, तो फैकल्टेटिव इज लाइक एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से 50, 52, 56 भी कवर हो गया, और आपका 15 एंड 16 भी कवर हो गया है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? और 15, 16 कवर होने के बाद अब जाते हैं 17। 17 इज नथिंग बट ऊपर वाले पॉइंट में आपको मिलेगा, ओके, जहां पर आप, मैं छोड़ चुका था पहले वाले पोर्शन में, 17 के ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। 17 आपका पैरा नंबर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के नीचे आपको मिलेगा। ओके, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के नीचे आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इनकोहेट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड 17 वाले सीरीज को। तो 17वें, बट बिफोर दैट मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर है, 16 तक क्लियर है। ओके, 16 के बाद मैंने 46, 47, 48 कर लिया है, 50, 52, 56 कर लिया है। ओके, 46, 47, 48 इज अबाउट डिलीवरी एंड नेगोशिएशन बाय ऑर्डर एंड बेरर इंस्ट्रूमेंट। 50, 52 एंड 56 इज अबाउट एंडोर्समेंट, कंडीशनल, रेस्ट्रिक्टिव एंड पार्शियल एंडोर्समेंट। ये रेस्ट्रिक्टिव, कंडीशनल एंड पार्शियल एंडोर्समेंट ये अपने कवर कर लिया है। अब बात कर रहे हैं दैट इज 17। 17 सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट सेक्शन 17। सर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या है? ओके, अपने को पता ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट क्या है। ओके, ये बिल्स है या प्रॉमिसरी नोट है ये समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। सर चेक में तो एम्बिगुइटी होगी नहीं। ओके भाई यार, पांचर जैसा मत बात करना, ये चेक दिया मैंने, सर ये चेक के बिल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चोमू। ओके, बट ये पॉइंट ध्यान रखना, ओके, दैट इज नॉट एन एम्बिगुअस। बट अगर आपको बिल और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये बिल है या प्रॉमिसरी नोट है, सर क्यों? क्योंकि हो सकता है बिल में ऐसा प्रॉमिस टू पे लिखा है या कुछ लिखा है, तो सर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो सर इसको कैसे डील किया जाएगा? जो भी पार्टी है वो उसको एक बार फाइनल कर लेगी, जो भी एक पार्टी है उसकी एक पार्टी, एंडोर्सी हो, एंडोर्सर हो, जिसके पास या पेई हो, कोई भी हो, वो एक पार्टी इसको फाइनल बोल देगी कि ये बिल है या नहीं तो प्रॉमिसरी नोट है, दोनों में से एक बोल देगी, और आगे उसको वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। भारत माता की जय। समझ में आया? तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट जब रहा, तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट किसमें रहता है? वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्टिट्यूड आइदर एज ए प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक में नहीं होता है। द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन
ट्रीट इट एज आइदर, ओके, होल्डर उसको ट्रीट कर सकता है, उसको होल्डर, जो भी होल्डर रहेगा ना, जो भी पार्टी रहेगा वो ट्रीट कर सकता है, ओके, सेक्शन 8 होल्डर वाला पॉइंट, ओके, और वो इंस्ट्रूमेंट उसके बाद आगे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। भारत माता की जय। सेक्शन 17 का लॉजिक क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? सेक्शन 17 हो गया। सेक्शन 17 होने के बाद आपके लिए यानी एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हो गया। सेक्शन 17 के बाद आता है सेक्शन 18, ओके सर, ये आपने नोट किया होगा सेक्शन 18 में सर कभी ऐसा होता है, कभी अमाउंट और वर्ड्स में डिफरेंस आता है। यूजुअली अगर चेक में अमाउंट एंड वर्ड्स में डिफरेंस आता है चेक डिसऑनर हो जाता है, लेकिन बिल्स और प्रॉमिसरी नोट में अगर अमाउंट और वर्ड्स में डिफरेंस आया, यानी एग्जांपल अमाउंट में लिखा है 20,000 रुपए, लेकिन वर्ड्स में लिखा है 19,990 रुपए, ओके, 19,990, ओके, ये लिखा हुआ है, तो क्या प्रेजेंट करोगे? तो जो वर्ड्स में लिखा है वो माना जाएगा सेक्शन 18। आत्मा क्लियर है? तो अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड। झेपा मालिक? सेक्शन 19 हो गया, सेक्शन 18 हो गया। सेक्शन 19 जो मैंने आपको बता दिया डिमांड इंस्ट्रूमेंट। अब डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। याद रखना एक चीज अपन ने डिस्कस की हुई है, चेक जो होते हैं वो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट कैसे माने जाएंगे वो डिस्कस किए गए। तो याद रखना अगर कोई भी प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड इज पेएबल ऑन डिमांड। आप समझे? उसके ऊपर कोई टाइम नहीं मेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड विच इंस्ट्रूमेंट? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आत्मा क्लियर है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब कभी प्रेजेंट करो उसको क्लियर हो जाएगा, ओके। याद रखना सेक्शन 19 के साथ में सेक्शन 21 को भी थोड़ा जिक्र मिलेगा होगा। 21 तीन चीजें बताता है। आई डू थिंक तीन चीजें आपको मालूम होगी। तीन चीजों में आपने क्या पढ़ा हुआ है? 21 में शायद पढ़ा होगा एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट एंड आफ्टर साइट। अगर एट साइट है, ऑन प्रेजेंटमेंट है, तो ये आपके लिए कौन सा माना जाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये सेक्शन 21 बोलता है। तो सेक्शन 21 बोलता है कि अगर कोई प्रॉमिसरी नोट, अ बिल और प्रॉमिसरी नोट अगर पेएबल ऑन डिमांड है, अगर वो एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट है, तो भी वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, ओके। लेकिन आफ्टर साइट डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और लॉजिकली मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आना चाहिए एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट और आफ्टर साइट क्या है। ये आपने बिल्स में पढ़ा होगा। अगर एट साइट है, अगर एट साइड बिल है, एट साइड बोल रहा हूं, या ऑन प्रेजेंटमेंट है, ऑन प्रेजेंटमेंट, ये बिल का कॉन्सेप्ट क्या है? जो आपकी मैच्योरिटी डेट होगी वो कब से कैलकुलेट की जाएगी? यानी एग्जांपल बिल ड्रॉन 1 जनवरी को किया हुआ है, ओके, बिल एक्सेप्ट 15 जनवरी को किया है, 4 मंथ्स के लिए है, मैच्योरिटी डेट कहां से कैलकुलेट की जाएगी? ओके, फ्रॉम 1 जनवरी, ओके। रीजन सिंपल है, बिकॉज इट इज एट साइट एंड ऑन प्रेजेंटमेंट है। ये सेक्शन 21 बोलता है। तो इसीलिए सेक्शन 21 बोलता है ऐसे एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट है ना, उसको हम डिमांड इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, हम डिमांड इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। मैं रीजन बता रहा हूं उसका क्या है, ओके सर। इसका मतलब वो कभी भी पे करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्यों मानेंगे उसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, 2 मिनट रुकिए। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट मतलब क्या है? जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होगा, ओके, मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन नहीं होगा। यानी मेरे को बताओ मैच्योरिटी डेट कब हुई है, एक्सेप्ट कब हुआ है? 15 जनवरी, ओके। बिल बना कब था? 1 जनवरी। अगर वो आफ्टर साइट बिल है तो इसका मतलब मैच्योरिटी डेट 4 महीने कब से कैलकुलेट करोगे? 15 जनवरी से। एवरीबडी क्लियर? तो सर इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये तो समझ में आ गया, ऑन टाइम, ऑन साइट, एट ऑन साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, ओके, ये तो क्लियर है, ओके। जब भी आपका जो भी बिल का ड्रॉन डेट है उससे मैच्योरिटी कैलकुलेट करोगे। और अगर आफ्टर साइट है तो बिल डेट का जो एक्सेप्टेंस होगा उसके बाद से आप उसका कैलकुलेशन करोगे। भारत माता की जय। जेपा मलिक सर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ यही है कि ग्रेस पीरियड किस में ऐड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आगे के सेक्शन में अपन पढ़ेंगे जो भी ग्रेस पीरियड होगा ना, ये ग्रेस पीरियड सेक्शन 22 या 23 बताएगा, 22 बताएगा मेरे ख्याल से। ग्रेस पीरियड है ना, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट पे ही लगता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे ग्रेस पीरियड छोड़ना होगा। अभी मेरा चेक है डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ओके। जैसे ही तुमने चेक प्रेजेंट किया मैं बोलूंगा 3 दिन का टाइम देना प्लीज, ऐसा थोड़ा ना होगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे ग्रेस पीरियड कभी नहीं होगा और टाइम इंस्ट्रूमेंट पे ग्रेस पीरियड होगा। इसका मतलब अगर आप एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, ओके, अगर आपका एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट बिल है, ओके, अगर आपका 1 जनवरी आपका ड्रॉन डेट है, 15 जनवरी एक्सेप्टेंस है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपन मैच्योरिटी डेट 4 मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी करेंगे और 4th मंथ 3 दिन ऐड नहीं करेंगे इसमें, ओके। लेकिन अगर ये आफ्टर साइट है, अपन क्या करेंगे? 1 जैन को बिल ड्रॉन है, 15 जैन को एक्सेप्ट किया है, 15 जैन से 4 महीने लगाएंगे, उसके बाद 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे। आत्मा क्लियर? उसके बाद ये मैच्योरिटी कैलकुलेशन आएगा। आई डू थिंक यू अंडरस्टूड। तो सेक्शन 22 बोलता है ग्रेस पीरियड खाली टाइम इंस्ट्रूमेंट में ऐड करना है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में ऐड नहीं करना है। आई डू थिंक भारत माता की जय, जीत गया मालिक, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन 19। तो दैट इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट 3 चीजें याद रखना। पहला पॉइंट, चेक तो हमेशा पेएबल टू डिमांड है, तो बिल और प्रॉमिसरी नोट डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब होगा? जिसमें नो टाइम स्पेसिफाइड है, कोई टाइम ही स्पेसिफाइड नहीं है, 4 मंथ्स 5 मंथ्स कुछ भी नहीं स्पेसिफाइड है, आई प्रॉमिस टू पे, खत्म, ओके। दूसरा सिनेरियो, ओके, ऑन साइट वाला भी आपके लिए डिमांड इंस्ट्रूमेंट है और उसके बाद ऑन प्रेजेंटमेंट भी आपके लिए डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों को इसमें डिमांड इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? सेक्शन 21 ने बनाया। बट नेवरदलेस सेक्शन 19 मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। आत्मा क्लियर है? सेक्शन 19 डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्लियर है। सेक्शन 20 इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। सर क्या ऐसा हो सकता है इंस्ट्रूमेंट कोई बनावे और उसमें अपन ब्लैंक रखे, एग्जांपल पे, ओके, पे टू डैश बेरर इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक रखते हैं और उसके बाद अमाउंट, क्या अमाउंट भी ब्लैंक रख सकते हैं? आंसर इज यस, दैट इज कॉल्ड इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ऊपर गया हुआ है। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सेक्शन 20 कवर करता है। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बोलता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने ब्लैंक दिया, इनकम्प्लीट दिया कुछ एस्पेक्ट्स में, याद रखना साइन होना जरूरी है, साइन नहीं दिया
चोमो पहना होगा, ओके, तो साइन है, ओके, साइन है, सब कुछ है, लेकिन आपने नाम नहीं भरा है, अमाउंट नहीं भरा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। सर क्या है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? आंसर इज यस। उसका इंटेंशन एकदम क्लियर है कि हम ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट की सबसे खास बात क्या है, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में आप जब ब्लैंक देते हो, इसका मतलब एजम्पशन क्लियर है कि ये जो नाम फिल करेगा हमको उसको पे करने के लिए ओके है, लेकिन ओके याद रखना जो भी अमाउंट होगा, बिकॉज ब्लैंक है, अगर मैंने अमाउंट ब्लैंक रखा हुआ है तो अब इमेजिन करो ब्लैंक अमाउंट रखा हुआ है, क्या वो 2 लाख भी भर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन ओके अगर बिल और प्रोमिसरी नोट है तो वो स्टैंप अमाउंट के ऊपर भर नहीं सकता, ओके, ये चीज याद रखिए, स्टैंप अमाउंट के ऊपर भर नहीं सकता। और दूसरा पॉइंट, ओके, यहां पर अगर चेक है तो हो सकता है चेक में लिख सकता हूं मैं नॉट मोर देन 20,000। क्या सर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे काम आता है? आंसर इज यस, क्योंकि जो ड्रॉवर ओके और ड्रॉई है या ड्रॉवर ड्रॉई मतलब जो भी क्रेडिटर डेटर है उनके बीच में ऐसा हो सकता है मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और उनको मालूम नहीं एक्जैक्टली क्या अमाउंट आएगी, तो वो बोलते हैं एक काम करना 5-10 ट्रांजेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद ये बिल भर देना या चेक भर देना, ऐसा होता है ना हमेशा, इस केस में इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके तो इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, ओके एक चीज मैं आपको बता दूं, ओके एग्जांपल ओके अमित का ट्रांजैक्शन हुआ आदित्य के साथ, सॉरी किसके पास, शशांक के पास, शशांक के साथ अमित का ट्रांजैक्शन हुआ, ओके शशांक ने ये बिल किसको दिया आगे, ओके किसको दिया, इसने बिल दिया उमेश को। अब मेरे को बताओ यहां पर शशांक कौन था, ओके शशांक ने उमेश को दिया, उमेश पे ही रह गया, और उमेश ने बिल दिया आदित्य को, एज्यूम ऐसे ही करते हैं। अब पॉइंट ये समझना, ओके उमेश और शशांक की बात करें और अमित की बात करें, अमित ने जब ये बिल बना के शशांक को दिया था, मैंने शशांक को दिया, शशांक ने उमेश को दिया, अपन एज्यूमशन ऐसा लेते हैं, जब शशांक को अमित ने शशांक को दिया तो ये शशांक वाज होल्डर, ओके, और शशांक ने जब उमेश को दिया, क्यों दिया उमेश को, क्योंकि उमेश से कुछ कंसिडरेशन आया होगा, तो उमेश बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, आदित्य बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि ये आगे वैसे जा रहा है कंसिडरेशन के लिए, नहीं तो आगे निगोशिएट क्यों होगा। ओके ऐसा हो सकता है मैं पहला इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करके दूं, ओके वो गिफ्ट करके दिया तो होल्डर ही होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। तो अब इसमें कहानी क्या है, अगर इमेजिन करो अमित और शशांक का खाली 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, ओके अमित और शशांक का 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, शशांक जिंदगी में मुझसे 10,000 के ऊपर नहीं लग सकता, भले ही इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है, ओके भले ही उस पर मैंने ब्लैंक रखा होगा और वो 1 लाख डालेगा, वो क्लेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ 10,000 क्लेम कर सकता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट होल्डर के हाथ में है तो उतना ही क्लेम कर सकता है जितना इंटेंशन मेरा है, ओके भले वो ब्लैंक है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा होगा तो भी 10,000 डाल सकता है। लेकिन अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स उनके जो कंसिडरेशन के अमाउंट है वो डाल सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी मोर देन स्टैंप अमाउंट, और ओके अगर मैंने कुछ चेक पे लिखा होगा नॉट मोर देन 20,000, अगर मैंने चेक पे से लिखा है नॉट मोर देन 20,000, तो अगर यहां पर नॉट मोर देन 20,000 लिखा हुआ है और इस केस में मैं बोल रहा हूं उमेश डालना चाहता है, आदित्य डालना चाहता है, और मेरा 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ था शशांक के साथ, तो कितना डाल सकता है वो, कितना भी डाल सकता है, 20,000 के ऊपर नहीं डाल सकता, दैट्स इट, चेक के ऊपर, क्योंकि मैंने लिखा था नॉट मोर देन 20,000। आत्मा क्लियर है? दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट की कहानी भारत माता की जय तोड़ समझ में आ गई होगी, एवरीबॉडी क्लियर? तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट को क्लोज कर सकते हैं मालिक अपन, तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट की कहानी को अपन क्लोज कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कम्स इनटू पिक्चर। एंड ये इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोपल। जब मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया था, ओके आई वाज माई सेल्फ क्लियर कि भाई आप फील करना, यही तो इंटेंशन था मेरा ये इंस्ट्रूमेंट देने का, तोड़ मालिक। तो मेरे ख्याल से 20th सेक्शन भी आपको इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कवर हो गया है। ओके ये कवर होने के बाद आपका 21 आता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट एंड आफ्टर साइट, ये तीनों चीज मैंने क्लियर कर दी है। मैंने आपको बता दिया एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट कौन से है, ये है आपके डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और आफ्टर साइट कौन सा है, ये जब होगा जब ओके एक्सेप्ट किया जाएगा। आत्मा क्लियर? एक्सेप्ट के बाद बस इसमें फर्क क्या है, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट लिखा हुआ रहेगा, आपको ग्रेस पीरियड 3 दिन ऐड नहीं करने हैं, और आफ्टर साइट लिखा होगा 3 दिन ऐड करने हैं। लेकिन आफ्टर साइट में आपका मैच्योरिटी डेट का कैलकुलेशन कब से चालू करोगे, ओके डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। कब से चालू करोगे बेटा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? ये हो गया सेक्शन 21। उसके बाद आता है सेक्शन 22, ये होते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। ओके तो सर डिमांड इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 19, सेक्शन 20 इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, 21 एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट आफ्टर साइट, 22 टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट है? 4 इंस्ट्रूमेंट। पहला पॉइंट अगर बोला हुआ है फिक्स पीरियड के बाद होगा, 4 महीने के बाद। ओके आफ्टर साइट जो अपन ने बात किया, ऑन स्पेसिफाइड डे, ओके 15 अगस्त को दूंगा, 14 अगस्त को दूंगा, ओके ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ओके डी के डेट पे। मैं वापस बोल रहा हूं ऐसे इवेंट के ऊपर आपको देना है जो मैनकाइंड के इसमें वो परफॉर्म होने वाले होंगे, मालूम है ना? ओके मैं ऐसा कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाऊंगा कि भाई ओके जो कभी ए मैरी बी, ऐसा वाले प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होते, ये अपने सेक्शन 4, 5, 6 में पढ़ लिया है। ओके तो टाइम इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4। ओके कौन सा? फिक्स पीरियड, फिक्स डेट, ये तो 2 याद रखो। आफ्टर साइट ये याद रखो, और उसके बाद कोई कंटिजेंसी, खत्म स्टोरी। ये है टाइम इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। तो इन 4 केसेस में आपको ग्रेस पीरियड ऐड करना पड़ेगा। सेक्शन 23 बोलता है, सर सेक्शन 23 नीचे चला गया, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी के लिए, सॉरी सेक्शन 22 ही बोलता है, 22 ही बोलता है, सॉरी 22 ही। ग्रेस पीरियड आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ग्रेस पीरियड कब ऐड करने पड़ेंगे? ओनली टाइम इंस्ट्रूमेंट, ओके ये याद रखना 3 डेज ग्रेस पीरियड होते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करोगे। आत्मा क्लियर है? अब 23 क्या बोलता है? 22 हो गया,
22 is about time instrument and grace period. 22 is about time instrument and grace period. 23, 24 and 25. 23, 24, 25 is maturity date. और इसके ऊपर मेरे को नहीं बताने की जरूरत, मेरे को नहीं लगता है कि मैच्योरिटी बताने की जरूरत है. ओके, मैच्योरिटी एकदम ईजी है. अगर कोई भी बिल किस महीने में बना होगा, ओके, और ये मंथ्स के लिए बना है, तो ये मंथ्स का 23 इज अबाउट मंथ्स, 24 इज अबाउट डेज. 24 इज अबाउट डेज. सेक्शन 24 इज अबाउट डेज. तो अगर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ओके भाई यार 1 जनवरी को बिल बना है और मैं बोला हूं 1 मंथ के बाद मैच्योरिटी है. ओके, तो 1 मंथ के बाद ये बिल 1 मंथ के बाद मैच्योर होने वाला है. तो मेरे को बताओ कब होगा ये? 1st 2nd को मैच्योर होगा, उसमें 3 दिन का ग्रेस ऐड करोगे, इसका मतलब 4th 2 विल बी अ मैच्योरिटी डेट. आत्मा क्लियर है? यानी ये लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग डे ऑफ द मंथ विल बी अ मैच्योरिटी डेट एंड यू विल ऐड ग्रेस पीरियड इफ इट इज ओके आफ्टर साइट वाला पॉइंट. आफ्टर मतलब टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें 3 दिन ऐड करो एंड गो हेड करो. भारत माता की झिपा मालिक. ओके, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन यही होता है कि व्हाट इफ सर 31 जैन का बिल बना हुआ है, 31 जैन का बिल बना हुआ है, सबको दिख रहा है मालिक? ओके, अब मेरे को बताओ 1 मंथ के लिए बना हुआ है. अब फरवरी में जिंदगी में जो करना कर लो, 31 नहीं आएगा. तो ये लोग बोलते हैं उस महीने का जो आखिरी डेट होगा वो डेट ऑफ मैच्योरिटी के लिए कैलकुलेट किया जाएगा. यानी एग्जांपल 28 फेब अपन एज्यूम करते हैं, 28 फेब है, 28 फेब प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी 3rd मार्च जो भी आएगा दैट विल बी मैच्योरिटी डेट. आई डू थिंक समझ में आया मालिक? तो ये है सेक्शन 23 बोलता है कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी. ये आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑलरेडी अकाउंट में करते हो. 24 क्या होता है? 24 इज अबाउट अगर सो मेनी डेज के बाद है, डेज के बाद बिल देने का है. डेज के बाद समझ में आया? मंथ्स के बाद देना है तो 23. ओके, डेज के बाद देना है तो 24. डेज के बाद देना है तो क्या डिफरेंस है? ओके, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 100 डेज के बाद ये बिल मैच्योर होगा, लेकिन 1st जैन से बोला हुआ है. लेकिन ये डेट कैलकुलेट करते वक्त अपन क्या करते हैं, मंथ्स में क्या होता था, 1st जैन से लेकर अगला सेम डेट लेते थे ना. यहां पर आपको नेक्स्ट डे से 100 डेज चालू करना है, बस यही डिफरेंस है. तो 24 बोलता है आप कब से 100 डेज कैलकुलेट करोगे? जिस दिन बिल ड्रॉ किया या एक्सेप्ट किया, जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके अगले दिन से अगले दिन नेक्स्ट डे से आपको 100 डेज कैलकुलेट करना है. यानी योर 100 डेज विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd जनवरी, नॉट फ्रॉम 1st जनवरी. बट इफ यू गो विद मंथ्स, योर एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट विल बी मंथ्स. यानी अगर 3 महीने के लिए है तो 1st जनवरी की जगह ओके इट विल बी 1st ओके अप्रैल ओनली, 3 महीने के बाद, या 1st मार्च, नहीं 3 महीने के बाद, जो भी 3 महीने के बाद है 1st तारीख ही आ जाएगी. दैट इज फॉर श्योर. दिस इज व्हाट 1st अप्रैल है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू 23 एंड 24. मेरे ख्याल से 23 24 क्लियर है. 24 होने के बाद 25 है. सर व्हाट इफ जिस दिन मैच्योरिटी आ रही है यानी ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद पब्लिक हॉलिडे आ रहा है, तो मैंने बताया पब्लिक हॉलिडे ये मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी मालूम होगा. ओके, उसके पहले वाला नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे, सक्सीडिंग डे नहीं, नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे, उसके पहले वाला दिन जो भी बिजनेस डे होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा, उसको कॉन्सेप्ट किया जाएगा. तो मेरे ख्याल से ओके सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 25 तक जो मैंने अभी तक कवर किया है सबको याद होगा. अभी 3 से 25 एक बार बता दूं क्योंकि आगे जो सेक्शन कवर करने वाले हैं 40 से लेकर ओके 60 तक कवर करने वाले हैं, जिसमें से ऑल टुगेदर काफी सेक्शन हो चुके हैं, कुछ सेक्शन अपन का डिस्कशन बाकी है. तो एक बार मैं 4 से लेकर 25 तक बता दूं. 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट था, 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, 6 कौन सा था? चेक था, 7 एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर अनदर, 8 कौन सा है आपके लिए? होल्डर, 9 कौन सा है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, 10 कौन सा था? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, 11 कौन सा है? आइलैंड इंस्ट्रूमेंट, 12 कौन सा है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, 13 कौन सा है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयर इंस्ट्रूमेंट, 14 कौन सा है? निगोशिएशन. 14 के साथ आप कौन सा याद रखोगे? 46 47 48. ओके 14 हो गया. 15 कौन सा था आपके लिए? इफ रिमेंबर 15 एंड 16 वाज एंडोर्समेंट. 15 मतलब एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है? साइन करना जरूरी है. 16 मतलब आपका क्या है? टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट. जब मैंने 16 बताया तो 2 एंडोर्समेंट आपको 16 में बताया, ब्लैंक एंडोर्समेंट एंड फुल एंडोर्समेंट. लेकिन उसके साथ मैंने आपको बताया और 4 एंडोर्समेंट थे. कौन से 4 एंडोर्समेंट थे? आपके सेक्शन 50 52 56 भी कवर किए हुए हैं सर. 16 50 52 56 ये एंडोर्समेंट के प्रकार है. तो उसमें 3 और कौन से अपन ने डिस्कस किए? पार्शियल एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट एंड कंडीशनल एंडोर्समेंट. और कंडीशनल एंडोर्समेंट में 4 कांसेप्ट कवर किए. सेंस रिकोस था, सेंस फ्रियास था, ओके कंडीशनल था और फैकल्टेटिव था. आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद 16 होने के बाद 17 था. 17 कौन सा? एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट. 18 मतलब अमाउंट एंड वर्ड्स में डिफरेंस रहा तो क्या पे करोगे? 19 इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट. 20 इज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. 21 एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट आफ्टर साइट. 22 टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रेस पीरियड. 23 नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से आया तो. 24 नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आया तो. 25 अगर पब्लिक हॉलिडे आए तो क्या करना है. भारत माता की जय. मेरे ख्याल से क्लियर है इधर तक. ये क्लियर होने के बाद आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसमें अभी छोटे से पॉइंट बचे हुए हैं 40 से लेकर ओके जो आता है 60 तक. ओके और ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसके टाइम पे मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा. यानी आपका एक सेट रिकॉर्डिंग का मेरे ख्याल से रिवीजन या ऑप्टिमाइज वे में हो गया. मैंने सारा कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया, सारा पॉइंट हो गया. जो भी है फटाफट कर लीजिए. कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट में डालिए. ओके या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है पूछ लीजिए मालिक, कोई दिक्कत नहीं है. ओके ये होने के बाद अभी आते हैं 40 से कैंसिलेशन ऑफ एंडोर्समेंट. अब यहाँ पर हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. ओके सेक्शन 40 आएगा कैंसिलेशन ऑफ एंडोर्समेंट. अब एंडोर्समेंट के नीचे जब जाएंगे ओके थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर रहेगा. ओके 40 वाला कैंसिलेशन ऑफ एंडोर्समेंट वाला पॉइंट आएगा. 49 है
हाँ, सेक्शन 40 कैंसलेशन ऑफ एंडोर्समेंट, ये आगे पीछे देखना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, इन 58, 59, 60 के बाद एक कैंसलेशन ऑफ एंडोर्समेंट मिल जाएगा आपको। कैंसलेशन ऑफ एंडोर्समेंट यूजुअली ये आपके पेज में, मैं क्योंकि इसमें एडिट कुछ किया नहीं है, 32 33 पेज में आपको कुछ मिलेगा कैंसलेशन ऑफ एंडोर्समेंट। अब कैंसलेशन ऑफ एंडोर्समेंट क्या है, एकदम क्लियर कट है। ओके, अगर कोई वेयर द होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोर्सर डिस्ट्रॉय और इंपेयर द एंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट द प्रायर पार्टी, द एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द होल्डर टू द सेम एक्सटेंट एज इफ इंस्ट्रूमेंट हैज बीन पेड एट मैच्योरिटी। एकदम सिंपल से पॉइंट में बोलूं, ओके, व्हाट इफ हैज बीन डन। ओके, अभी अमित ने बिल बनाया, अमित ने बिल एक्सेप्ट किया, किसको किसको दिया, शशांक को दिया, शशांक ने किसको दिया, उमेश को दिया, उमेश ने किसको दिया, उमेश ने दिया आदित्य को, आदित्य ने किसको दिया, आदित्य ने दिया नित्या को, नित्या ने किसको दिया, कुमकुम को। अब कुमकुम ने क्या किया, कुमकुम ने ना ओके यहां पर ओके उमेश का नाम काट दिया। ओके यार रहते थे ना, अपन बात करते हैं, आदित्य का नाम काट दिया। ओके, कुछ क्या रीजन से काटा, अपने को कोई लेना नहीं, आदित्य का नाम काट दिया। अब यहां पर सेक्शन 40 के हिसाब से नित्या भी डिस्चार्ज है। रीजन सिंपल है, क्योंकि कुमकुम ने नित्या की लायबिलिटी, जो नित्या के पास रेमेडी अवेलेबल थी, अगर बिल डिसऑनर होता तो मेरे को बताओ, इस केस में बिल डिसऑनर हुआ तो कौन किस पे केस करेगा। ओके देखो, कुमकुम नित्या पे करेगी, नित्या आदित्य पे करेगी, आदित्य उमेश पे करेगा, उमेश शशांक पे, और शशांक अमित पे करेगा, ऐसे ही सीक्वेंस जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया, जैसे ही कुमकुम ने आदित्य का नाम काट दिया, ओके नित्या के जो राइट था, जो आदित्य के ऊपर केस कर सकती थी, वो इंपेयर हो चुकी है, इसीलिए नित्या भी डिस्चार्ज है अपनी लायबिलिटी से, और माना जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट पे हो चुका है। अब अगर इन केस अब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ तो कुमकुम के पास ऑप्शन क्या होगा, ओके यहां पर सिर्फ तीन ही ऑप्शन होंगे, अमित, शशांक और उमेश। आदित्य निकल गया क्योंकि इसने निकाला, और नित्या अपने आप निकल गई सेक्शन 40 से। आत्मा क्लियर है, सेक्शन 40 का कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, 40 के बाद आता है 42। अब 42 है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद है। सर 41 नहीं है, नहीं है सिलेबस में, 40 है, 42 है। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स में जाएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स में 42 इज अबाउट फिक्टिशियस बिल। ओके, 42 की कहानी अपन फिक्टिशियस बिल को देखते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर जाएंगे। ओके यस परफेक्ट, इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल। ओके, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पॉइंट पे आइए आप, सेक्शन 42 है। ओके, फिक्टिशियस बिल पे। अब फिक्टिशियस बिल को कॉन्सेप्ट ऐसे बताता हूं। ओके, अब सीन क्या हुआ, सर बिल बनाया शशांक ने, शशांक ने किसके ऊपर बिल बनाया, ओके उमेश के ऊपर, ओके अमित के ऊपर बिल बनाया, और पेबल टू उमेश बताया। अभी इमेजिन करो उमेश करके कोई बंदा ही नहीं है, इमेजिन करो उमेश करके कोई बंदा ही नहीं है, इमेजिन करो उमेश करके कोई बंदा ही नहीं है। ओके देखो, ओके फॉर्जरी नहीं हो रही है, फिक्टिशियस हो रहा है, उमेश करके कोई बंदा ही नहीं है, और उमेश के नाम से मालिक समझा, यानी शशांक ने अमित को बोला उमेश को पे करना है, और अमित ने साइन कर दिया एज ए उमेश समझकर, और उमेश शशांक को दिया, और शशांक ने आगे एंडोर्स किया किसको, आदित्य को। ओके किसका साइन करके, उमेश का। अब उमेश का साइन किया होगा शशांक ने जब, तो उमेश है ही नहीं, फॉर्ज नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं फॉर्ज नहीं है, उमेश है ही नहीं। इस केस में आदित्य के पास गया, आदित्य के पास जब गया, आदित्य ने आगे दिया, और सोन नित्या के पास गया। अब इन केस अब नित्या जब मेरे पास आएगी क्लेम करने, बोलेगी बिल पे करो, ओके ये है, और मुझे मालूम पड़ता है कि उमेश फिक्टिशियस पर्सन था, यानी कोई पर्सन ही नहीं था, ये बिल जिसके नाम लिखा हुआ है पहला नाम, वो नाम ही नहीं है। इस केस में अमित क्या बोलेगा, अरे नाम ही नहीं है, मैं काय के लिए पे करूं, वो बंदा ही नहीं है, तो पे क्या करने को, मेरी लायबिलिटी क्यों आएगी। इस केस में अमित ओके ये डिबेट नहीं कर सकता कि भाई जो पहला पे ही था वो फिक्टिशियस है, और वो नित्या को उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नित्या होल्डर इन ड्यू कोर्स है। आप समझने की कोशिश करो, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेफगार्ड किया गया है। अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, क्योंकि कंसिडरेशन दिया होगा। ओके मेरे को बताओ, यहां पर जो आदित्य है उसने किसी शशांक को तो कंसिडरेशन दिया हुआ है ना, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को ओके कंफर्ट जोन दिया है। एक चीज याद रखना, यहां पर फिक्टिशियस हो रहा है, फिक्टिशियस मतलब ये बंदा एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। लेकिन अगर ये फॉर्जरी होती, यानी एग्जांपल ओके ये बिल उमेश के पास होता, और उमेश का ये बिल शशांक चुरा लेता, और शशांक उमेश की साइन करके अगर आगे एंडोर्स करता फॉर्ज करके, तो ये जिंदगी में होल्डर इन ड्यू कोर्स हो या कोई भी हो, फॉर्जरी इज नेवर वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। ये याद रखिए, सेक्शन 58, 59, 60 देखेंगे अपन, लेकिन लॉजिकली याद रखना ओके फॉर्जरी वैलिड नहीं है मालिक। आत्मा क्लियर है मालिक। ओके तो फिक्टिशियस बिल 42 क्लियर है मालिक, 42 क्लियर है। ओके 40 हो गया, 40 क्या था मैंने अभी आपको समझाया, किसी ने कैंसिल किया एंडोर्सर ने। 42 क्या हो गया, फिक्टिशियस बिल हो गया। 46, 47, 48 अपन हो चुके हैं। 46 इज अबाउट, अगर आपको याद है डिलीवरी कैसी होगी, 47 डिमांड की डिलीवरी कैसी होगी, 48 इज बेसिकली अबाउट निगोसिएशन। ओके निगोसिएशन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में 49, 50 इसके बाद है 49 या 50, इसके नीचे ही आपको मिल जाएगा 49 या 50। थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा मालिक, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, किसके नीचे है मैं बता रहा हूँ, 49, 50 है। 49, 50
एंडोर्समेंट और उसके बाद आपको मिल जाएगा 4950, थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा लेकिन कर लीजिए, हाँ ओके 29, ओके सेंस फ्रियास आपने पढ़ा था ना, उसके नीचे आपको मिलेगा, तो उसके नीचे जाइए 49 वाला सेक्शन क्या बोलता है। ओके अब यहाँ पर क्या सीन है, कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इनटू ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल, यानी एग्जांपल आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए। अब मैंने ये चेक दिया, ओके ये चेक दिया, ब्लैंक चेक था, ये मैंने किसको दिया, ओके दिया मैंने किसको, शशांक को, शशांक ब्लैंक चेक है, शशांक ये ब्लैंक चेक ओके आगे देता है, किसको देता है, ओके ये देता है उमेश को, उमेश ये ब्लैंक चेक देता है आदित्य को, लेकिन जब ये ब्लैंक चेक देता है तो उमेश नाम डाल देता है, यानी यहां पर क्या हो गया है, ये जो ब्लैंक है वो क्या हो गया है, फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट हो गया है। ओके यानी मेरे को बताओ, अगर एक चेक था जिसमें स्टार्टिंग से पे टू लिखा था और पे में और मैंने साइन की हुई थी, ओके अब याद रखो, अब मेरी साइन है जाली साइन है, ओके ये साइन एग्जैक्टली साइन नहीं है, लेकिन आप याद रखो पे टू, ओके सबसे पहले किसका नाम था, मैंने किसको दिया था, मैंने दिया था चेक किसको, ओके मैं आपस एकदम क्लियर बताता हूँ, ये किसको दिया था मैंने दिया था शशांक को, शशांक ने किसको दिया, उमेश को, उमेश ने किसको दिया, आदित्य को, और आदित्य का नाम डाला। अब सिनारियो ये है, ओके अब मेरे को बताओ चेक डिसऑनर हुआ तो आदित्य किस पे केस करेगा, आदित्य ओके उमेश शशांक और अमित पे, ओके तीनों में से किस पे केस करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, आदित्य सिर्फ अमित पे करेगा क्योंकि बाकी एंडोर्सर के नाम ही नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट में, तो वो कैसे करेगा, सेक्शन 49 वही बताता है। ओके जब भी आपका ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया जाता है फुल इंस्ट्रूमेंट में, तो जो एंडोर्स करने वाला फुल वाला है वही बंदा लायबल रहेगा, बाकी और कोई लायबल नहीं रहेगा। एवरीबॉडी क्लियर, इस केस में इसकी लायबिलिटी इसी हिसाब से डिसाइड की जा रही है, भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक, ओके सो यानी जिस बंदे ने फुल एंडोर्समेंट किया है, जिस बंदे ने फुल एंडोर्समेंट किया है, ओके जब तक वो ब्लैंक चल रहा था वो बाकी सब डिस्चार्ज हो जाएंगे लायबिलिटी में। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, इस चीज में क्लियरली याद रखना, यहां पर सेक्शन 55 भी आता है और सेक्शन 55 साथ में किया जाता है, तो मैं सेक्शन 49 और 55 साथ में कर रहा हूं सर। इसको मैं ऐसे बताता हूं, अमित ने चेक दिया किसको, शशांक को, ब्लैंक चेक दिया, शशांक ने किसको दिया, ओके उमेश को, उमेश ने किसको दिया, आदित्य को, थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं मैं, आदित्य ने किसको दिया, नित्या को, और नित्या को जब दिया तो नित्या का चेक में नाम डाला, यानी पे टू नित्या और साइन था अमित। अब मेरे को बताओ अपन ने क्या डिस्कस किया, 49 क्या बोला, 49 बोला ओके यहां पर नित्या सिर्फ किसके ऊपर किस कर सकती है, अमित के ऊपर, बाकी तीन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि नाम ही नहीं है ना यार। ओके बट पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शन 55 बोलता है आप जो भी करो, जब भी ब्लैंक एंडोर्समेंट फुल एंडोर्समेंट में करता है, जो भी बंदा ब्लैंक एंडोर्समेंट एंडोर्स कर रहा है, ब्लैंक एंडोर्समेंट डिलीवर कर रहा है, क्योंकि ब्लैंक एंडोर्समेंट में तो डिलीवरी है, ओके तो जो बंदा डिलीवर कर रहा है वो आपस में लायबल रहेंगे, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, इसको 55 को मैं इजी वे में बताऊं, 55 में क्या होगा, 55 में डेफिनेटली आपने ये बोला नित्या किसके ऊपर केस कर सकती है मालिक, नित्या खाली अमित पे केस कर सकती है, लेकिन नित्या आदित्य भी कर पाएगी केस, नित्या किस पे केस कर पाएगी, आदित्य, ओके नॉट ओनली ऑन अमित ऑल्सो ऑन आदित्य, इमीडिएट पार्टी। ओके अब क्वेश्चन आता है सर आदित्य किस पे केस कर सकता है, आदित्य शशांक भी नहीं कर पाएगा, आदित्य शशांक, अमित पे तो कोई भी कर सकता है क्योंकि अमित का नाम है ही, लेकिन आदित्य शशांक भी नहीं कर पाएगा, आदित्य किस पे कर पाएगा, आदित्य सिर्फ उमेश कर पाएगा, और उमेश किस पे कर पाएगा, शशांक पे। दिस इज हाउ द थिंग्स कैन वर्क सेक्शन 55। तो सेक्शन 49 और 55 साथ में याद रखते हैं। 49 क्या बोलता है, 49 एकदम क्लियर बोलता है, 49 बोलता है जब भी कोई ब्लैंक एंडोर्समेंट फुल किया जाता है तो जिसका नाम डाला हुआ है वो और जिसके नाम ऑलरेडी है वही लायबल रहेंगे, बाकी जो ब्लैंक वाले नाम है वो गायब। लॉजिक भी क्लियर है ना यार, जिसके नाम ही नहीं है तो कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे, ऐसे तो किसी का भी नाम डाल सकते हैं अपन। अब पॉइंट ये है तो फिर तो हर जन अपना अपना ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट देके अपने आप को बचा लेगा। ओके इसीलिए सेक्शन 55 आ गया, बोलता है ठीक है ब्लैंक वाले इंस्ट्रूमेंट के जो भी नाम है ना वो भूल जाओ, लेकिन उसके प्रायर पार्टीज के जो है ना उनके ऊपर केसेस होने दो। दैट्स इट, सेक्शन 55 की कहानी खत्म हो जाती है। आदमा क्लियर, तो 49 हो गया सर, 49 खत्म हो गया। ओके 55 भी मैंने खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन आता है सर सेक्शन नंबर 50 का कवर कर लिया अपन ने, कहां पर कवर किया सर, 50 यस मालिक। ओके आपको मैंने 50 के इसमें बताया था, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। आगे एंडोर्समेंट 50, 52, 56 याद आया मालिक, तो 50 ऑलरेडी कवर्ड है, 52 ऑलरेडी कवर्ड है, 56 अपन ने डिस्कस कर लिया कंडीशनल एंडोर्समेंट, तो 50, 52, 56 इज कवर्ड। 51 ओके आपको ये याद रखना है 51 इज अलोंग विद 50, ओके जो कि डिस्कस नहीं है लेकिन ठीक है 51 इसके साथ में होगा तो किधर होगा, पर 51 इज अबाउट अलोंग विद रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। अब मेरा पॉइंट है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या था, याद है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट मैंने 50 के बारे में बताया था। ओके रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में मैंने आपको क्या बताया था, ओके मैं प्रोहिबिट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आदित्य ओनली ऐसा लिख रहा हूं, तो जो आदित्य ओनली लिख रहा है ना वो बंदे के पास इंस्ट्रूमेंट लॉफुली आना चाहिए, दैट इज सेक्शन 51, दैट इज सेक्शन 51। भारत माता की जय, समझ में आया। तो सेक्शन 51 क्या बोलता है, जो सेक्शन 50 रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट डाल रहा है, सेक्शन 50 में रेस्ट्रिक्टिव डाल रहा है, 51 बोलता है जो रेस्ट्रिक्टिव डाल रहा है वो बंदे के पास जो इंस्ट्रूमेंट आया वो लॉफुली आना चाहिए, यानी लॉस इंस्ट्रूमेंट वाला होल्डर है वो ऐसे नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टिव नहीं कर सकता, क्योंकि लॉस इंस्ट्रूमेंट वाला होल्डर बरोबर है ही नहीं ना। दिस इज व्हाट ए केस कम्स इनटू पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू यार 51। आत्मा क्लियर, 51 डन। 52 डन, 52 का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, 52 का कंडीशनल एंडोर्समेंट कर लिया। 54 ओके 54 इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ, जैसे अपन ने ब्लैंक टू मैंने क्या बताया था, ब्लैंक टू
अभी अपने क्या किया, ब्लाइंड टू फुल एंडोर्समेंट किया ना। अब ऐसा है सर, बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, ओके, क्या उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? आंसर इज यस। क्या ऑर्डर को बेयरर बना सकते हैं? आंसर इज यस। अब ऑर्डर को बेयरर बनाना है, ओके, आपको ये सेक्शन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं ऑल टुगेदर डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज समथिंग सेक्शन 54, ओके, जहां पर 54 ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से बेयरर बन रहा है। क्या बन रहा है? बेयरर। सर ऐसे कैसे बन सकता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट? ओके, समझ लीजिए, मैंने ये चेक दिया, ओके, मैंने बिल दिया। मैंने बिल किसको दिया था? मैंने बिल दिया था शशांक को, और मैंने साइन की है, ओके, मैंने साइन किया अमित तातेड़। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब शशांक ने ना आगे इस इंस्ट्रूमेंट में ब्लैंक लाइन रख दी, और उसके बाद उसने साइन कर दी शशांक। अब मेरे को बताओ ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? इंस्ट्रूमेंट क्या था पहले? इंस्ट्रूमेंट क्या था पहले? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। अब ये क्या बन गया? ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन गया। ये सेक्शन 54 कवर करता है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू बेयरर इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू बेयरर इंस्ट्रूमेंट। एवरीबॉडी क्लियर? तो भाई आपके कौन से हुए? 50वां हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया। 51 आपका कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, 52 अपन ने डिस्कस कर लिया, 53 अपने सिलेबस में नहीं है, 54 ये कन्वर्जन है, ओके। 55 अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, लाइबिलिटी अगर ब्लैंक टू फुल किया तो बीच वाले बंदे वो लोग लायबल रहेंगे, 55 डिस्कस है। 56 ओके, ऑल टुगेदर वी हैव डिस्कस पार्शियल एंडोर्समेंट वैलिड नहीं है, ओके। 56 की बात आता है 57, वेरी इंपॉर्टेंट है। 57 मेरे को ढूंढना पड़ेगा, ये पढ़ना चाहिए आपने। 57 में मैं आपको समझा देता हूँ क्या सीन है। 57 बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 57, 58, 59, ओके, 60 है। ये 3 पॉइंट है, पर 57 कहीं पर है, कहाँ पर है 57? हाँ, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी नहीं है, तो आगे उसके पहले 57 कहाँ पर है? 57 कहाँ पर है? 57 मैं आपको बता दूँ, एक मिनट दीजिए मालिक, एक मिनट दीजिए। 57 को 57 अगर आप अभी क्लास में बैठे होते तो आप मेरे को बोलते थे सर ये पेज पे आ जाइए। हाँ ये रहा 57। अब 57 क्या है? मैं एकदम सिंपल में बता रहा हूँ। 57 को लॉजिक ये लगा है सर, ये कहाँ पर मिलेगा? ओके, ये आपको एंडोर्समेंट के ऊपर मिलेगा, 15 सेक्शन 15, 16 के ऊपर मिल जाएगा, ओके। 57 क्या बोलता है समझ करो, ओके। अभी अमित ने, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन वो डिलीवर नहीं किया। क्या ये एक्सेप्टर माना जाएगा? नहीं। पॉइंट टू बी क्लियर, एकदम क्लियर है मालिक, ओके। तो अब इस केस में समझने की कोशिश करो, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना जो शशांक ने मुझे बनाया था, मैंने साइन किया और मैंने लॉकर में रख दिया, ओके। मैं गया ऊपर चला गया। अब क्वेश्चन ये है, क्या आदित्य उसको डिलीवर कर सकता है? क्या लीगल है मेरा उसको डिलीवर कर सकता है? आंसर इज नो। 57 वो बोलता है, रोक लगाता है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको डिलीवरी नहीं कर सकते, उनको नया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके, निगोशिएट कब हो सकता था? 2 चीज पे, ओके। एक होता था अमित ताते साइन करता था प्लस डिलीवरी करता था, तब जाके ना अपन ने समझा ना, ये दोनों चीज होनी चाहिए ना, साइन एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, वैसे ही कॉन्सेप्ट है ना। जब तक ये दोनों नहीं होता है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट नहीं होता है। तो 57 क्या बोलता है, अगर कोई ड्रॉई है और उसने एक्सेप्ट किया, उसने साइन किया, या एंडोर्सर है उसने साइन किया लेकिन उसने डिलीवरी नहीं की, उसके पहले वो मर गया, क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर सकते हैं? आंसर इज नो। उनको नया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। आत्मा क्लियर है? तो 57 बोलता है, ओके, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होगा तब जाके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होगा, तब तक निगोशिएट नहीं होगा, याद रहेगा, ओके। तो ऐसा नहीं हो सकता मैं एंडोर्स करूं, ओके, लेकिन डिलीवरी मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव करे क्योंकि मैं चला गया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 57 कॉन्सेप्ट क्लियर मालिक? 57 के बाद आती है 58 की कहानी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से एक 1.5 घंटा हुआ है अपना लेक्चर को, तो 1.5 घंटे में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अपन आधे के ऊपर खत्म कर चुके हैं, ओके, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेक्शन। एंड अब कंफर्टेबली इसको क्लोज कर सकते हो आप, जो भी चीज़ें वापस रिवाइज कर सकते हो और आराम से याद रख सकते हो सेक्शंस को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मालिक, ओके। 58, 59, 60 मैं तीनों डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पॉइंट है 58, सर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास अनलॉफुल तरीके से आया, यानी गुमा हुआ इंस्ट्रूमेंट आपको मिला, या आप जो भी हो, ओके, कुछ ऑफेंस से आपने एक्सेप्ट किया है, फ्रॉड है या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए, ओके, आपने मेकर से या एक्सेप्टर से या होल्डर से ऑब्टेन किया है, समझ में आया कुछ, ओके। यानी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट गुमा हुआ है, अब तेरे को वो इंस्ट्रूमेंट गुमा हुआ मिला, ओके, उसका क्या? या दूसरा सिनेरियो, ओके, तो तू मैं मेकर था या मैं ड्रॉई था और तूने मुझसे अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए या अनलॉ ऑफेंस के लिए ये इंस्ट्रूमेंट साइन करवाया, या जो होल्डर है उससे तूने इंस्ट्रूमेंट लिया अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए या ऑफेंस के लिए, इस केस में क्या होगा? इस केस में कॉन्सेप्ट ये लोग बोलते हैं, ओके, जो भी पोजेसर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट है, जो भी पोजेसर है जिसको घुमा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला है, या जो भी बंदा है जो पोजेसर है ना, वो पोजेसर है वो जिंदगी में क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 58 बोलता है अनलेस एंड अनटिल वो बंदा एचडीसी ना हो। समझ में आया? एचडीसी मतलब ओके, होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कंसिडरेशन लेके और विद सफिशिएंट कॉस्ट। समझ में आया? ओके, यानी लॉजिक ये सेक्शन का लॉजिक क्या है? ये सेक्शन का लॉजिक है, एग्जांपल, अगर ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया था और ये इंस्ट्रूमेंट घूम गया और आदित्य को मिल गया, चोरी करते का आदित्य को मिल गया, अब चोरी मतलब आदित्य को घुमाओ इंस्ट्रूमेंट मिला, अब आदित्य इसको एंडोर्स करना नहीं चाहिए क्योंकि आदित्य के पास ये पावर नहीं है।
सेक्शन 58 क्लियर बोलता है। सेक्शन 58 अगर आदित्य मुझे प्रेजेंट करेगा, मैं डिसऑनर करूंगा, ओके, आदित्य मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ना किसी का भी उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि घुमा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है। इतना पॉइंट क्लियर। ये सेक्शन 58 की कहानी है। ओके, अपने लिए सेक्शन 58 ऐसे रोल प्ले करता है। आई डू थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझा होगा। ओके, अब सवाल ये है कि आदित्य सर इसको एंडोर्स करता है, करना नहीं चाहिए लेकिन कर देता है। और करता है किसको करता है? नित्य को करता है। अब नित्य कौन होता है? होल्डर इन, नित्य कौन होती है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब आपको मालूम होगा तीन चीजें। ओके, मैच्योरिटी के पहले उसने ले लिया है, दूसरा सफिशिएंट कॉस्ट था, उसने कंसेशन दिया, उसको सफिशिएंट कॉस्ट था कि उसको सामने वाला पार्टी पे रिलाई कर रही है। अगर ऐसा है तो नित्य मुझसे क्लेम कर सकती है, लेकिन ओके ये पॉइंट होल्डर इन ड्यू कोर्स रहा तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सेक्शन 58 आत्मा क्लियर है। 58 की कहानी मेरे ख्याल से जिप गई होगी। उसके बाद आता है 59। सर क्या इंस्ट्रूमेंट ओके अगर डिसऑनर हुआ या ओवरड्यू हो गया, मैच्योरिटी डेट हो गई, क्या उसके बाद भी निगोशिएट हो सकता है? कौन मना कर रहा है? सर ये निगोशिएट कब तक हो सकता है? जब तक ये पेमेंट ना हो जाए, सेटल ना हो जाए। जब तक सेटल नहीं होता तब तक निगोशिएट हो सकता है। तो सर मैच्योरिटी डेट के बाद भी निगोशिएट हो सकता है? आंसर इज यस। प्लीज मेक इट श्योर। यानी एग्जांपल बिल बना था 4 महीने के लिए, ओके 1 जनवरी को बना, तो मेरे को पता मैच्योरिटी डेट क्या होगी 4 महीने के लिए? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। ओके 1 मई और प्लस 3 दिन, ओके यानी 4 मई। 4 मई तक तो वैसे ही निगोशिएट होगा। 4 मई के बाद भी क्या निगोशिएट हो सकता है? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने 59 में ये बताया है अगर 1 मई के बाद यानी मैच्योरिटी डेट के बाद या डिसऑनर हुआ है उसके बाद अगर निगोशिएट हुआ है तो जो बंदा ट्रांसफर, 2 बंदे होंगे। अभी इधर एंडोर्सर एंडोर्सी नहीं बोला जाएगा, इधर एंडोर्सर एंडोर्सी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद ये एंडोर्सर एंडोर्सी नहीं होते हैं। यहां पर वर्ड होता है ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। तो जो बंदा होगा यानी ट्रांसफरर है, जिसने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है, कब किया है? मैच्योरिटी डेट के बाद। जो ट्रांसफर ही होगा उसको है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ होल्डर के पावर मिलेंगे। होल्डर के पावर मतलब जो पिछला वाला जो बंदा ना ट्रांसफरर, होल्डर मतलब स्टार्टिंग नहीं, जो पिछला वाला बंदा ना जो ट्रांसफरर था उसी के जो राइट्स है वही राइट्स ओके ट्रांसफर के पास आएंगे मालिक। ओके दैट्स इट। ओके तो ये लोग बोलते हैं अगर कभी भी बिल ओके कुछ भी कारणवश डिसऑनर हुआ या ओके मैच्योरिटी के बाद डील किया गया है, ओके तो राइट जो है वो सिर्फ ट्रांसफरर के सामने वाले पार्टी पे आएंगे। सर इसको कोई एग्जांपल बताइए मालिक। एकदम सिंपल बात करते हैं। ओके अमित है, अमित ने शशांक ने बिल बनाया, शशांक ने किसके ऊपर बिल बनाया? अमित के ऊपर बिल बनाया। ओके अमित ने बोला था अगर बिल डिसऑनर हुआ, बिल अगर डिसऑनर हुआ ओके तो मैं तेरे को मेरे गोल्ड ऑर्नामेंट दे रहा हूं, ये बेच देना और उससे पैसे ले लेना, बात खत्म। ओके बिल डिसऑनर हुआ या बिल का मैच्योरिटी डेट निकल गया, उसके बाद शशांक ने ये बिल दिया उमेश को। ओके ये उमेश को दिया। अब समझ करो उमेश के पास ओके मेरे ऊपर केस करने का पावर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। और होल्डर इन ड्यू कोर्स वापस जाके पढ़ लीजिए, सेक्शन 9 को पढ़ लीजिए, जहां पर लिखा था ओके द होल्डर इन ड्यू कोर्स विल बी द ओनली पर्सन जब मैच्योरिटी की डेट के पहले आपके पास बिल आया है, मैच्योरिटी डेट के बाद बिल आया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता है। ओके तो यहां पर उमेश वही बंदा होगा। उमेश क्या कर सकता है मालिक? उमेश क्या कर सकता है मालिक? उमेश क्या कर सकता है? प्लीज मेक इट श्योर। उमेश क्या कर सकता है? ये पॉइंट ध्यान रखना। उमेश यहां पर जब भी ये ट्रांसफर करेगा, उमेश मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो सर व्हाट इफ यहां पर उमेश क्या कर सकता है? उमेश ये गोल्ड इंस्ट्रूमेंट ले सकता है और वो पैसे क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर शशांक ने गोल्ड इंस्ट्रूमेंट बेच दिया और पैसे ले लिए ओके तो उमेश मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। उमेश ज्यादातर क्या कर सकता है? शशांक पे ऊपर केस कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन 59। तो 59 का लॉजिक क्या है? अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है तो जिसने ट्रांसफर किया ना उसी के जो राइट्स है ना उतने ही राइट्स उसके पास आएंगे, बाकी और किसी के ऊपर केस करना ये करना होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट नहीं मिलने वाले। होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट नहीं मिलेंगे, खाली ट्रांसफर है ना जो पिछला पावर, उतना पावर उसके पास था ना वही पावर तेरे पास मिल जाएगा। दैट्स इट। ये है 59 का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से 59 क्लियर है। एंड 60 जो अपन ने डिस्कस कर लिया, कब तक निगोशिएट हो सकता है? तो जब तक पेमेंट या सैटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक निगोशिएट हो सकता है। तो एक बार पेमेंट हो जाए, सैटिस्फैक्शन हो जाए तो निगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके यानी पेमेंट कर दिया उसके बाद वो निगोशिएट नहीं होगा ना, वो इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। लेकिन इसमें और एक चीज जो एकदम तोड़ समझने वाली पॉइंट है, ओके याद रखना। ओके अगर मैच्योरिटी, और एक पॉइंट है मेरा सवाल, इसमें एक सवाल मैं आपको बता दूं, सर क्या मैच्योरिटी के बाद भी निगोशिएट हो सकता है? आंसर इज यस। तो कब निगोशिएट नहीं हो सकता? जब पेमेंट हो जाए, सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन मतलब पेमेंट हो गया, खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। ओके उसके बाद निगोशिएट नहीं हो सकता। तो सर क्या ये ऐसे निगोशिएट हो सकता है, मतलब मैच्योरिटी हो गई इसके बाद निगोशिएट हो सकता है? आंसर इज यस। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ना निगोशिएशन बैक है। निगोशिएशन बैक मतलब क्या? मैंने शशांक को दिया, शशांक ने उमेश को दिया, उमेश ने आदित्य को दिया और आदित्य ने मुझे दिया। ओके यानी मेरे पास वापस आया ना, जो इसको पे करने वाला है मेरे हाथ में आया, मतलब मैं पैसे निकाल के एक राइट जेब से लेफ्ट जेब में डालूंगा, यही होगा ना मालिक। ये निगोशिएशन बैक हुआ, समझ में आया? निगोशिएशन बैक अगर ये मैच्योरिटी डेट के पहले हुआ तो मैं और निगोशिएट कर सकता हूं इसको, लेकिन मैच्योरिटी डेट के बाद अगर निगोशिएशन बैक हुआ है, मैच्योरिटी डेट के बाद निगोशिएशन बैक हुआ है, देखो निगोशिएशन बैक समझ में आया? निगोशिएशन बैक मेरे पास आया, इसके बाद मैं इसको निगोशिएट नहीं कर सकता, ये क्लियर है। ओके मैच्योरिटी डेट के बाद मैं मेकर एक्सेप्टर ओके ये ध्यान रखना, मेकर एक्सेप्टर ये निगोशिएट नहीं कर सकते, मेकर एक्सेप्टर निगोशिएट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मेकर एक्सेप्टर बीच की पार्टी के कुछ आया तो निगोशिएट हो सकता है, लेकिन मैं निगोशिएट नहीं कर सकता। दूसरा कोई निगोशिएट कर सकता है? आंसर यस। मेरे पास नहीं आना चाहिए, मैं निगोशिएट नहीं कर सकता। भारत माता की जय। समझ में आया? बीच के पार्टी किसी के पास भी आओ,
किसी के पास भी आओ वो निगोशिएट कर सकता है, लेकिन मैं निगोशिएट नहीं कर सकता। भारत माता की जय। तोड़ मालिक, झेपा मालिक, कॉन्सेप्चुअली झेपा तोड़ मालिक। तो यहाँ पर सेक्शन 60 59 60 याद रखना। सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज केस में दिखेंगे ना, अपन सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में देखेंगे डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। तो भाई तोड़ मालिक मेरे ख्याल से अस्सला विस्ता, अभी के लिए मैं पार्ट 1 खत्म कर दिया हूँ। ओके, पार्ट 2 मूड रहा तो मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी 1:30 बज गई, एक 1:15 हो गई है, देखता हूँ मैं मूड रहा तो रिकॉर्ड कर देता हूँ, नहीं तो कल सुबह कल दोपहर तक ये कर दूंगा दूसरा पार्ट नेवरदलेस। बट मेरे ख्याल से 99% अभी रिकॉर्ड हो जाएगा। तोड़ मालिक, सी यू, अस्सला विस्ता। और बहुत जन पूछ रहे थे ऑडिट और लॉ के LDR, ओके कर लिया परसों में, 2-3 दिन के अंदर अपडेट कर देता हूँ। मेरा बस इंट्यूशन के लिए वेट कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है और उसके बाद आ रहा है तो 1-2 दिन रुक जाइए, सैटरडे तक अपन इसको अपलोड कर देंगे। तोड़ मालिक, टेक केयर मालिक।